Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स, इंग्लिश का स्पोकन इंग्लिश कोर्स या फिर आप हिंदी मीडियम के किसी बच्चे को जानते हैं और हिंदी मीडियम का सिलेबस देखना चाहते हैं, एवरीथिंग इज देयर ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। बट यस, आपको ये तो लगता ही होगा कि भैया सब कुछ तो है पढ़ने के लिए 24/7 अपने घर पे बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना कोई पेमेंट के हम अपनी पढ़ाई जो है बड़ी जोरों शोरों से कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें हम कहाँ ढूंढेंगे, इतना सारा सिलेबस है, क्या टाइप करें एवरीथिंग। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टू मेक इट वेरी ईजियर फॉर यू ऑलरेडी सारी चीज़ें जो है प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर आपके लिए वेबसाइट पर रख दी गई हैं। तो आप सीधे सीधे magnetbrains.com वेबसाइट विजिट कीजिए, वीडियोस को वहाँ से जाके एक्सेस कीजिए, साथ ही साथ जो डिफरेंट कोर्सेज हैं उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। सो डेफिनेटली magnetbrains.com जाके विजिट ज़रूर करना है। और अब हम आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक पे। देखिए, हम जो हैं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं फॉर क्लास 10th इंग्लिश, उसमें जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं द लिटरेचर पोर्शन, हमने डिस्कस कर लिया द ग्रामर पोर्शन। अब हम थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं, तो हम आज डिस्कस करेंगे द रीडिंग सेक्शन। सो 2016 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पैसेज वाले आए हैं, हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्टिव हैं, कुछ नहीं कहूँगी, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके वन वर्ड वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यूज के फॉर्म में। यानी ले दे के क्वेश्चन कैसा भी आए, आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस रीडिंग की होनी चाहिए, राइट। तो हम आज जल्दी जल्दी पढ़ के पॉइंट्स को कैसे हम फटाफट से पॉइंट आउट कर लेते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सीखेंगे, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट पैसेज दैट वाज गिवन टू यू इन 2016 वाला पेपर। सो सेट्स सिर्फ अलग अलग किए हुए हैं 1 2 3, बट पैसेजेस जो है वो बस ऊपर नीचे हैं। तो पैसेज इज गोइंग टू बी द सेम, लाइक 2016 के 2 पैसेजेस, देन नेक्स्ट 2017 एंड इट वुड बी द सिमिलर थिंग फॉर 2018, 19 एंड 20। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहला पैसेज। If you are addicted to coffee and doctors want you to quit the habit, don't worry and just keep relishing the beverage because it's not that bad after all. क्या दिया हुआ है भाई कि डॉक्टर्स हमें कॉफ़ी ज़्यादा पीने के लिए मना करते हैं। डॉक्टर्स क्या एडवाइस करते हैं? कॉफ़ी पीने की हैबिट को क्विट करना, पर हमें टेंशन नहीं लेनी है। वी हैव टू रेलिश। रेलिश का मतलब होता है चाव से पीना या खाना, यानी कि मज़े से, ठीक है। सो आपको अपना बेवरेज यानी जो ड्रिंक है, यानी जो कॉफ़ी है, उसको अपने मज़े से पीना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इतनी भी बुरी नहीं होती कॉफ़ी जितना लोग बोलते हैं। In fact, according to a new study, the steaming cup of java can beat fruits and vegetables as the primary source of antioxidants. Antioxidants क्या होते हैं? जो आपकी बॉडी में आपको बहुत मदद करते हैं टू रिपेयर, सॉर्ट ऑफ आपकी स्किन भी हेल्दी रहती है, बुढ़े नहीं दिखते हो जल्दी, रिंकल्स नहीं आ जाते हैं एवरीथिंग, उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स का काम है। साथ ही साथ बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स जितने हो अच्छी बात है, ठीक है। सो वही चीज़ है कि एक स्टीमिंग कप यानी मस्त गरम गरम धुआं निकलता हुआ जावा का कप। जावा क्या होता है? एक टाइप की कॉफ़ी होती है, ठीक है। मतलब एक टाइप की कॉफ़ी नहीं, एक इनफॉर्मल वे होता है कॉफ़ी को कहने का कि भैया आई एम स्टार्विंग या आई एम क्रेविंग फॉर अ कप ऑफ जावा, यानी कि एक कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है। कूल चीज़ आपको पता चल गई। तो जावा की एक स्टीमिंग कप जो है, इट कैन बीट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यानी फल फ्रूट वेजिटेबल्स खा के जितने एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं ना, उससे भी ज़्यादा आपको एक कप वो कॉफ़ी में मिल सकते हैं। सम स्टडीज स्टेट दैट कॉफ़ी इज द नंबर 1 सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन अमेरिकन डाइट एंड बोथ कैफिनेटेड एंड डीकैफ वर्जन्स अपीयर टू प्रोवाइड सिमिलर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि स्टडीज ये भी कहती हैं कि एक कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जो अमेरिकन लोगों की डाइट होती है ना, उसमें कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। दोनों ही वर्जन्स जो वो पीते हैं, कैफिनेटेड कॉफ़ी हो या डीकैफ कॉफ़ी हो, ठीक है, दोनों में ही सिमिलर एंटीऑक्सीडेंट लेवल्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स इन जनरल हैव बीन लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, पढ़ते हैं, इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिसीजेज एंड कैंसर। हार्ट डिसीज, कैंसर डिसीज से हमें प्रोटेक्ट करते हैं कौन? ये एंटीऑक्सीडेंट्स। बट सैंड्रा विंसन कौन है? एक डाइटिशियन, सेड दैट देयर बेनिफिट्स अल्टीमेटली डिपेंड ऑन हाउ दे आर एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। बट सैंड्रा विंसन का कहना है, सैंड्रा विंसन का, कि एंटीऑक्सीडेंट्स के बेनिफिट्स तभी सही होते हैं कि वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी में वो कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। The research says that coffee outranks popular antioxidant sources like tea, milk, chocolate and cranberries. Outrank का मतलब better than these, ठीक है। सो सबसे बेस्ट जो है कॉफ़ी, ऐसा कहता है कि भैया कॉफ़ी के जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, वो सबसे ज़्यादा होते हैं या फिर बेटर होते हैं एज कम्पेयर टू जितने चाय में होते हैं, दूध में होते हैं, चॉकलेट में होते हैं, क्रेनबेरीज में, यानी इनमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट उससे भी ज़्यादा किस में होते हैं? कॉफ़ी में। तो कॉफ़ी की तारीफ हो रही है, दैट्स इट।
Of all the foods and beverages studies, dates actually have most antioxidants based solely on serving size. But since dates are not consumed anywhere near the level of coffee, the drink comes as the top source of antioxidants, Vincent said. तो विंसन कहते हैं कि भैया जितने भी खाने की चीज़ें और जितनी पीने की चीज़ें हैं उनमें जो चीज़ में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना वो होते हैं डेट्स, खजूर. तो डेट्स जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. थोड़े से खाओ बट आपके लिए बहुत हेल्दी होते हैं वो, बट वो ज़्यादा खाए नहीं जाते हैं. जितनी ज़्यादा कॉफ़ी कॉमन होते डेट्स हैं, क्या आपके घर में अभी डेट्स ना हो कॉफ़ी हो सकती है, राइट? सो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी जाती है, कॉमन है, इसीलिए उसको ज़्यादा टॉप सोर्स माना जाता है. बल्कि उससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स किसमें होते हैं? डेट्स में. बिसाइड्स कीपिंग योर अलर्ट एंड अवेक, कॉफ़ी हैज़ बीन लिंक्ड टू एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पोटेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स. हम ज़्यादातर कॉफ़ी चाय इसलिए पीते हैं ताकि हम अलर्ट रहें, हम जागते रहें, हमको नींद ना आए, बिकॉज उसमें कैफीन होता है. बट उससे भी बढ़कर उसके और ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिवर एंड कोलन कैंसर. जो आपका कोलन होता है, स्मॉल कोलन एंड एवरीथिंग, जो कोलन बना होता है, दैट द पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन. ऑल्सो द लिवर, इनके जो डिसीजेज होते हैं, कैंसर होते हैं, उसके अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती है कॉफी. टाइप 2 डायबिटीज से बचाती है. एंड पार्किंसंस डिसीज, पार्किंसन नाम की बीमारी से बचाती है, अकॉर्डिंग टू सम रिसेंटली पब्लिश्ड studies. The researchers, however, advise that one should consume coffee in moderation because it can make you jittery and cause stomach pains. But फिर भी एक एडवाइस दी जाती है कि कॉफ़ी बस ऐसा नहीं कि पूरा दिन फिर कॉफ़ी 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 पीना है, नहीं. 1 कप या 2 कप एक दिन में बहुत होता है, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आप जिटरी, आप कुछ ऐसे एंशियस टाइप के, थोड़ा अजीब आप बिहेव करोगे, बिकॉज यू आर ओवर अलर्ट. साथ ही साथ आपको स्टमक इशूज़ हो सकते हैं. तो ले दे के हमको सब कुछ क्लियर हो गया, फटाफट से पढ़ लिया हमने. अब हम क्वेश्चंस करेंगे. What do doctors advise us about the habit of drinking coffee? कि भैया उसको क्विट कर दो. तो आपकी जो पैराग्राफ की पहली लाइन है हम वही लिखेंगे यहाँ पर. The doctors advise us to quit the habit of drinking coffee. तो ये तो as it is easy question. Done. Next question. What are the 2 versions of coffee that are drunk in America? अभी हमने देखा कि दोनों caffeinated and decaf versions, राइट? तो देखा, आप अभी पढ़ रहे हो तो इतना फ्रेश है, तो तब भी होगा. फटाफट से देख लेना, स्पेलिंग वगैरह और लिख डालना. द 2 वर्जन्स ऑफ कॉफी दैट आर ड्रंक इन अमेरिका आर कैफिनेटेड एंड डीकैफ. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. कॉफी नहीं, एंटीऑक्सीडेंट्स. तो जो पहला वाला बेनिफिट नहीं था कैंसर वगैरह वाला, वो हम लिख लेंगे. तो यहाँ पर हम लिख दें हार्ट डिसीज और कैंसर. सो 2 बेनिफिट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हार्ट डिसीजेस एंड कैंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. What does Vincent say about the consumption of antioxidant? Vincent क्या कहती है? तो Vincent वाली जो पॉइंट है वो सीधा सीधा लिख देना है यहाँ पर कि Vincent says that the consumption of antioxidant depends on how they are absorbed and utilized in the body. कि बॉडी में यूटिलाइज कैसे हो रहा है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है एंटीऑक्सीडेंट्स का जो भी बेनिफिट है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम एनी 2 पॉपुलर सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो 2 पॉपुलर सोर्सेज, जैसे बताया नहीं कि कॉफी से आउट रैंक करता है बाकी के सोर्सेज, तो लिख दो टी, मिल्क, जो कुछ भी दिया हुआ है, चॉकलेट्स एंड क्रेनबेरीज. सो 2 पॉपुलर सोर्सेज आर मिल्क एंड चॉकलेट. देख रहे हो कितना फटाफट, अब मैंने रट के तो आई नहीं हूँ, मैं अभी पैसेज पढ़ रहे हैं और हम सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं और आपको भी क्लियर हो रहा होगा. डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यहाँ लिख देना है सीधे, ये आपको कहाँ मिलेगा वो क्लियर हो गया, आप सीधे जाना और वो लाइन लिख डालना. डन? ओके. हाउ डज कॉफी आउटरैंक डेट्स इन द लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स. तो भैया डेट्स को कैसे आउटरैंक करता है, वो पूरा डेट्स वाला आप यहाँ लिख दीजिए. कॉफी आउटरैंक्स डेट्स इन द लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एज डेट्स आर नॉट कंज्यूम्ड एवरीवेयर. ठीक है, डेट्स में बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बट क्योंकि वो हर जगह खाए नहीं जाते इसीलिए कॉफी आउटरैंक कर देता है. क्लियर? ओके. मेंशन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ कॉफी. तो अभी हमने पढ़ा पार्किंसंस डिसीज के खिलाफ, कोलन कैंसर, लिवर कैंसर, टाइप 2 डायबिटीज, इन सबसे बचाता है. तो कोई भी आप लिख दो 2. सो 2 बेनिफिट्स ऑफ कॉफी आर प्रोटेक्शन अगेंस्ट लिवर एंड कोलन कैंसर एंड टाइप 2 डिसीज, डायबिटीज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What do researchers warn us about the excessive use of coffee? कि भैया कॉफी को मॉडरेशन में पियो, अदरवाइज यू कैन फील जिटरी एंड हैव स्टमक पेन, राइट? या स्टमक इश्यूज. तो लिख दो. The researchers advise that one should consume coffee in moderation because it can make one feel jittery and cause stomach pain. Easy? Okay. Next question. ओके, मतलब हो गया आपको पहला पैसेज. बल्कि क्योंकि ना ये 2016 का है तो तब इतना लेवल होता नहीं था, तो खुश नहीं होना है, पैसेज हो गया. बहुत ही आसान है, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, हर टाइप की लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इस वीडियो में. ठीक है, चलो नेक्स्ट. गांधी जी एज अ फंड रेजर. तो गांधी जी कैसे पैसे फंड रेज किसके लिए करते हैं हम? कुछ अच्छे काम के लिए. तो कैसे पैसे वगैरह वो इकट्ठे करते थे ताकि वो चैरिटी में या फिर किसी की हेल्प कर सकें, उसके लिए यूज करें. तो उस पर दिया हुआ है. गांधी जी वॉज एन इनक्योरेबल एंड इररेजिस्टिबल फंड रेजर. देखो, क्योर क्या होता है? किसी का उपाय. क्योरेबल मतलब जो ठीक किया जा सकता है, इनक्योरेबल मतलब जो ठीक नहीं किया जा सकता.
इररेजिस्टिबल क्या है? रेजिस्टिबल जो रोका जा सकता है, इररेजिस्टिबल जो नहीं रुक सकता, राइट? सो गांधी जी इनक्योरेबल और इररेजिस्टिबल फंड रेजर हैं। ही फाउंड स्पेशल रेलिश इन गेटिंग ज्वेलरी फ्रॉम विमेन। उनको एक अलग ही चाव, एक मजा आता था जब उनको विमेन से ज्वेलरी मिलती थी। अब इसका जो मीनिंग है ना असली, वो आपको आगे क्लियर होगा, अदरवाइज यहीं तक पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये क्या बात हुई, राइट? रानी बाला ऑफ बर्डवान वॉज 10 years ओल्ड। रानी बाला कितने साल की थी? 10 साल की। वन डे शी वॉज प्लेइंग विद गांधी जी, और गांधी जी के साथ वो खेल रही थी। 10 साल में ऑब्वियसली विल पे ओनली, विल नॉट डू एनीथिंग। ही एक्सप्लेन टू हर दैट हर बैंगल्स वर टू हैवी फॉर हर डेलिकेट लिटिल रिस्ट। आपको ये क्लियर हो रहा है कि गांधी जी, ऑब्वियसली आपको पता है कि स्टोरी आप बहुत ही यंग एज से पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वही चीज बोलिए कि इतनी सी बच्ची को, 10 साल की बच्ची जो है, उससे भी देखिए आप कितने अच्छे, जो एक होता है ना कि अच्छी चीज कैसे करवानी चाहिए आपको, वो बताया गया। सो वो जो है ऐसे पहनी हुई, क्या पहनी हुई है? बैंगल्स पहनी होती थी अपने, लाइक चूड़ियां पहनी होती थी। और गांधी जी ने उन्हें समझाया कैसे कि भाई तुम्हारी चूड़ियां जो हैं वो तुम्हारे नाजुक पतली कलाइयों के लिए बहुत ज्यादा हैवी है। शी रिमूव द बैंगल्स एंड गेव देम अवे टू गांधी जी, और वो लड़की ने बैंगल्स निकाल के गांधी जी को दे दिए। अब वो बैंगल्स जो हैं गांधी जी जो भी नीडी की जरूरत होगी या जिनकी भी जरूरतें होंगी या चैरिटी के लिए यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ ग्रेट थिंग यूज टू डू, क्लियर? ही यूज टू टॉक जोकिंगली टू स्मॉल गर्ल्स एंड क्रिएटेड डिस्टेस्ट फॉर ऑर्नामेंट्स एंड क्रिएटेड अ डिजायर इन देम टू पार्ट विद द ज्वेलरी फॉर द सेक ऑफ द पुअर। वेरी नाइस। तो गांधी जी जो है ऐसी मस्ती मजाक में लड़कियों से बोलते थे और उनको समझाते थे कि वो अपनी ज्वेलरी वगैरह से जो है मोह माया जो होती है ना कि गहने मेरे, वो त्याग दें और अपनी ज्वेलरी दूसरे गरीबों के लिए वो दे दें ताकि गरीब की मदद हो सके। ही मोटिवेटेड देम टू डोनेट देयर ज्वेलरी फॉर सोशल यूसेज, सोशल कार्यों के लिए या किसी की मदद के लिए डोनेट करने के लिए ज्वेलरी जो है वो मोटिवेट करते थे, वो प्रोत्साहन देते थे लड़कियों को। Kasturbai did not appreciate this habit of Gandhi ji. Once she stated calmly, "You don't wear jewels, it is easy for you to get around the boys. But what about our daughters-in-law? They would surely want them." तो कस्तूरबाई वो जो है इन चीज को पसंद नहीं करती हैं और उन्होंने बहुत ही धैर्य से बोला गांधी जी को कि आपको जो है लाइक भले यू डोंट वेयर जूल्स, राइट, कि तुम नहीं पहनते हो जूल्स, बट इट इज ईजी फॉर यू टू गेट अराउंड द बॉयज, क्योंकि इट इज ईजी फॉर यू कि ठीक है लड़कों के आसपास है ना, यू आर देयर एंड यू नो जो बच्चे हैं हमारे बेटे वगैरह हैं उनको भी कोई इशू नहीं होगा उससे। बट वॉट अबाउट अ डॉटर इन लॉज, बट जो हमारे बहुएं आएंगी, डॉटर्स इन लॉज आएंगी, उनको तो ज्वेलरी पहनना होगा। तो गांधी जी ने बहुत ही नाजुकता से बोला, आर चिल्ड्रन आर यंग एंड व्हेन दे ग्रो अप दे विल नॉट श्योरली चूज वाइफ्स हु आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग ज्वेलरी। बोलते हमारे बच्चे अभी यंग हैं तो जब उनकी एज बढ़ेगी तो वैसे उनको दिमाग वैसे ही आ जाएगा कि वह ऐसी लड़कियां पसंद नहीं करेंगे, दे वुड नॉट वांट ऐसी पत्नियां या वाइफ्स जो कि ज्वेलरी लवर्स हो। सो दैट इज हाउ वो उनको जवाब देते हैं कि भैया हमारे बच्चे समझदार हो जाएंगे तो खुद ब खुद ऐसी ही लड़कियों को चूज करेंगे जिनको ज्वेलरी में कोई मोह माया ना हो। कस्तूरबाई वॉज वेरी अपसेट विद द आंसर, और ये सुन के कस्तूरबाई खुश नहीं हुई बल्कि उदास हो गई। गांधी जी वॉज डिटर्मिन टू कीप द जूल्स टू रेस कम्युनिटी फंड। गांधी जी बिल्कुल स्थिर थे भैया, उनको पता था कि मैं सही कर रहा हूँ और लोगों की मदद करने के लिए वो ज्वेलरी रख देते थे कि भैया उसको फिर बेच के वो किसी के काम आएगी। He was of the opinion that a public worker should accept no costly gifts. उनका यही मानना था कि अगर कोई लोगों के लिए काम करता है तो उसे कोई भी महंगे जो तोहफे होते हैं वो नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए। He believed that he should not own anything costly whether given or earned. वो यही मानते थे कि भले ही उन्हें कोई चीज दी गई हो या उन्होंने खरीदी हो, कोई भी एक्सपेंसिव चीज, कोई भी महंगी चीज उन्हें रखनी नहीं चाहिए। कस्तूरबाई वॉज अ फीमेल विद अ डिजायर टू अडॉर्न। डेफिनेटली लड़कियों को, फीमेल को तो लगता ही है कि भैया हम ज्वेलरी पहने, लड़कों को तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ऑल्दो नाउ द थिंग्स आर चेंज, इवन बॉयज आर इंटरेस्टेड इन ज्वेलरी, बट ठीक है यहाँ पे हम बात करते हैं। सो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है कि गांधी जी तो चलो ठीक है, ही वॉज अ मैन, बट जो कस्तूरबाई हैं बीइंग अ फीमेल, उनकी इच्छा होती थी कि वो अडॉर्न यानी कि गहने वगैरह पहने। बट गांधी जी मूव टुवर्ड्स रिनाउंसिएशन एंड डोनेटेड एवरी पेनी अर्नड इन साउथ अफ्रीका टू द ट्रस्टीज फॉर द सर्विस ऑफ साउथ अफ्रीकन इंडियंस। बट डेफिनेटली गांधी जी जो है वो रिनाउंसिएशन यानी कि सारी चीज़ों को सैक्रिफाइस करना, मोह माया को त्याग देना, इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे। तो उन्होंने हर एक पैसा, एक एक पाई जो कमाई थी साउथ अफ्रीका में, सब कुछ उन्होंने दे दिया ट्रस्ट में, जहां पर साउथ अफ्रीकन इंडियंस के लिए उन पैसों को इस्तेमाल किया जाएगा जो लोग बहुत परेशान होते हैं। क्लियर? ओके। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी क्रिएट अ डिस्टेस्ट फॉर ज्वेलरी इन रानी बला। तो उसको बोला कि भैया तुम्हारी जो ये डेलिकेट रिस्ट है उसके लिए बहुत हैवी होंगे बैंगल्स। तो वो वाली लाइन आपको यहाँ लिख देनी है कि गांधी जी क्रिएटेड अ डिस्टेस्ट फॉर ज्वेलरी इन रानी बाल फॉर एक्सप्लेनिंग टू हर दैट हर बैंगल्स वर टू हैवी फॉर हर डेलिकेट लिटिल रिस्ट। इजी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। What was कस्तूरबाईज अप्रीहेंशन अबाउट देयर डॉटर्स इन लॉ। अप्रीहेंशन का मतलब होता है कि एक टेंशन के मारे जो बात सोचते हैं ना कि हाँ ऐसा हो सकता है, उसकी एंजाइटी, दैट इज एप्रीहेंशन। सो कस्तूरबाई को भी क्या अप्रीहेंशन था कि भले ही हमारे बेटों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब यू डोंट लाइक जूल्स, यू कैन गेट अराउंड द बॉयज, बट डॉटर इन लॉ जो होंगी हमारी, उनको तो डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा ज्वेलरी में, तो वो ये बोलती हैं। सो कस्तूरबाईज अप्रीहेंशन अबाउट देयर डॉटर्स इन लॉ वाज दैट दे वुड श्योरली वांट टू वेयर
ज्वेलरी, कि वो तो ज्वेलरी पहनेंगी ही पहनेंगी। What solution did गांधी जी suggest for the problem posed by कस्तूरबाई? तो वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे अभी यंग हैं, जब वो बड़े होंगे तो they would definitely not want a wife जो कि वो ज्वेलरी वगैरह में इंटरेस्टेड हो। सो यहाँ पर आंसर है गांधी जी solution for the problem posed by कस्तूरबाई was that their sons will not surely choose women who are fond of wearing jewelry. क्लियर, इजी आंसर है, ऑल राइट। हाउ डिड गांधी जी सर्व द कम्युनिटी? तो वो जो भी बैंगल्स या जो भी एक्सपेंसिव चीज़ें होती थी वो सब कुछ दे देते थे ट्रस्ट में ताकि वो मदद कर सके, राइट। सो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, गांधी जी सर्व द कम्युनिटी बाय गेटिंग द ज्वेलरी फ्रॉम वीमेन टू रेज फंड्स, यानी जो भी ज्वेलरी वगैरह होती थी उससे वो फंड्स रेज करते थे और फिर वो कम्युनिटी की मदद के लिए यूज करते थे। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो, यानी आपको वोकैबुलरी वाले क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी यहाँ पे कि पैराग्राफ 1 में इनक्योरेबल वर्ड जो दिया था ना, मैंने आपको बताया जो ठीक ही नहीं कर सकते जिस चीज को, उसके लिए कौन सा वर्ड है जो सेम मीनिंग वाला है? यस, सेम मीनिंग वाला है, सिनोनिम है। सो अनरिलायबल, जिसपे आप रिलाय नहीं कर सकते, निर्भर नहीं कर सकते। अनट्रीटेबल, जो ठीक नहीं किया जा सकता। डिसअग्रीएबल, जो चीज अच्छी नहीं लगती, लाइक यू कांट फाइंड इट गुड। और अनबीटेबल, कि भैया जैसे कोई मैच नहीं कर सकता। सो इनक्योरेबल में मैंने बताया ना, क्योर का मतलब ट्रीटमेंट, तो इनक्योरेबल हो जाएगा अनट्रीटेबल। इजी। चलो नेक्स्ट वर्ड, मोटिवेटेड। मोटिवेटेड कहाँ दिया हुआ है कि गांधी जी मोटिवेटेड विमेन, है ना, कि वो अपनी ज्वेलरी वगैरह दे दे टू पार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी ताकि उसको सोशल कॉज के लिए यूज किया जाए। तो मोटिवेटेड यानी कि एनकरेज्ड, एम्बोल्डन्ड, इंसाइटेड, सॉफ्टेंड। तो डेफिनेटली एनकरेज्ड होगा कि भैया उत्साहित किया, है ना, उत्साहित, यस। सो आंसर क्या हो जाएगा? एनकरेज्ड। क्लियर, ओके। नेक्स्ट, अपसेट। पैराग्राफ 4 में अपसेट, पजल्ड, फ्यूरियस, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रेस्ड। तो यहां पर आप देख लो भैया पैराग्राफ 4 में कहा दिया, वैसे पजल्ड, फ्यूरियस वगैरह हमको दिया नहीं है। लेट्स जस्ट सी पैराग्राफ नंबर 4। ओके, वेल गांधी जी पुल्ड इन माइंडली, ऐसा ऐसा करके कस्तूरबाई वॉज वेरी अपसेट विद द आंसर। अच्छा ठीक है, तो अपसेट आपको यहाँ पर वही दिया हुआ है जो हम सोच रहे हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट सी कि अपसेट का मीनिंग क्या है। सो इजी, किधर गया? यस, पजल्ड का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज्ड। ठीक है, आप किसी चीज को सोच के यू आर लाइक हैरान परेशान, दैट इज नॉट अपसेट। नेक्स्ट, फ्यूरियस यानी बहुत गुस्से में, तो शी वॉज नॉट इन गुस्सा, शी वॉज सैड। कंफ्यूज्ड इज पजल्ड ओनली, तो दोनों ही सेम हो गए। आंसर हो जाता है डिस्ट्रेस्ड, यानी आप स्ट्रेस में हो, दैट इज हाउ आप हिंट ले सकते थे। ठीक है, ऑल राइट, ओके। नेक्स्ट, रिनाउंसिएशन। मैंने बताया ना, रिनाउंसिएशन यानी सारी चीजें दे देना, लाइक गिव अप कर देना, सैक्रिफाइस कर देना। सो गिविंग अप, डिसएग्रीमेंट, ऑपोजिशन, टर्मिनेशन। आंसर गिविंग अप पहले दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। इजी, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके थर्ड पैसेज पे, जो आई गेस 2017 स्टार्ट हो चुका है। तो 2016 के दोनों पैसेजेस डन, डस्टेड, क्लियर, ऑल राइट, ओके। Then all the windows of the grey wooden house Miss Hilton used to live here, she expired last week. तो मिस हिल्टन जो है वो एक ग्रे कलर के लकड़ी के बने हुए घर में रहती थी और वो उनकी जो डेथ है वो पिछले हफ्ते हो गई। वर थ्रोन ओपन अ थिंग आई हैड नेवर सीन बिफोर, और जो ये खिड़कियां थी उनको पूरी तरीके से खोल दिया था, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हमेशा खिड़कियां बंद रहती थी उस घर की। एट द एंड ऑफ द डे अ साइन वॉज नेल्ड ऑन द मैंगो ट्री फॉर सेल, और वहां पे एक आम का पेड़ है जिसपे एक बोर्ड जो है उसको कील से ठोक के लगा दिया गया था, नेल्ड, और लिखा था फॉर सेल, यानी ये घर बेचना है। नोबडी इन द स्ट्रीट न्यू मिस हिल्टन, पूरे वहां पर जो लोग रहते थे ना उनमें से कोई भी मिस हिल्टन को नहीं जानता था जो इस घर में रहा करती थी। While she lived, her front gate was always locked and no one ever saw her leave or saw nobody go in. तो जब भी वो वहाँ रहती थी तो उनके जो घर का लाइक एंट्रेंस है वो हमेशा बंद रहता था, दरवाज़ा कभी खुला नहीं रहता था, और ना ही कभी उनको किसी ने देखा कि वो घर छोड़ के कभी बाहर गई हो, ना ही ये देखा कि उनके घर में कभी कोई एंटर हुआ हो। सो इवन इफ यू वांटेड टू, यू कुडंट फील सॉरी एंड से दैट यू मिस्ड मिस हिल्टन। तो अगर कोई चाहता भी था कि मिस मिल्टन नहीं रही, तो यू नो मिस मिल्टन नहीं, हिल्टन नहीं रही, तो उनका दुख मनाया जाए, तो भी कोई दुख नहीं मना सकता, क्योंकि आप जानते ही नहीं हो किसी इंसान को, तो उसकी मृत्यु पे आपको लगेगा ही नहीं ना कि यार मुझे बुरा लग रहा है कि वो चली गई या चला गया, राइट। तो वो चीज है। When I think of her house, I see just two colors, grey and green. The green of the mango tree, the grey of the house, and the grey of the high iron fence that prevented you from getting at the mangoes. जो राइटर हैं इसके, वो कह रहे हैं कि मैं जब भी उस घर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे सिर्फ दो ही रंग याद आते हैं, एक ग्रे कलर, एक ग्रीन कलर। ग्रीन कलर उस आम के पेड़ का, और ग्रे कलर उस घर का, साथ ही साथ जो एक लोहे की फेंसिंग जाली बना दी गई थी उसका। उस जाली की वजह से कोई भी मैंगोस तक पहुंच नहीं सकता था कि आम तोड़ के खा ले, क्योंकि इतनी कड़ी सिक्योरिटी लगाई गई थी ना वो फेंसिंग के थ्रू कि कोई एंटर कर ही नहीं पाता था। क्लियर, ओके।
इफ योर क्रिकेट बॉल फेल इन मिस हिल्टन्स कोर्टयार्ड, यानी ये कोई बच्चा लिख रहा है, ठीक है, कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी बॉल जो है वो उस बाग में गिर गई जहां पर वो मैंगो ट्रीज वगैरह है मिस हिल्टन के घर के इधर, यू नेवर गॉट इट बैक, आपको वो बॉल मिल ही नहीं सकती। भैया ये चीज तो होती है कुछ कुछ ना, कॉलोनी में भी या पड़ोसियों में भी ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनके बॉल चली जाए आके डांटते भी और बॉल भी नहीं देते, तो ये बहुत अजीब चीज होती है। और कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, बेटा ठीक है बॉल ले जाओ या फिर दे देंगे। तो यहाँ पर ना दूसरा केस है कि आपको बॉल मिल ही नहीं सकती अगर मिस हिल्टन के कोर्टयार्ड में गिर गई तो। इट वॉजंट द मैंगो सीजन व्हेन मिस हिल्टन डाइड, और जब मिस हिल्टन की डेथ हुई तो तब मैंगो सीजन नहीं था, यानी आम लगे नहीं थे। बट वी गॉट बैक अबाउट 10 or 12 ऑफ आवर क्रिकेट बॉल्स, बट डेफिनेटली आम तो नहीं मिले वहां पर जाकर, बट 10 से 12 इनकी क्रिकेट बॉल्स जो है वो इनको जरूर मिल गई। द हाउस वॉज सोल्ड एंड वी वर प्रिपेयर टू डिसलाइक द न्यू ओनर्स इवन बिफोर दे केम, घर बिक गया, किसी ने ले लिया, बट वो जो लोग रहने आने वाले थे उनके आने के पहले ही ये लोग उनको नापसंद करने लग गए थे, क्योंकि फीलिंग ऐसी थी उस घर से रिलेटेड। आई थिंक वी वर अ लिटिल वरिड, क्योंकि सब लोग ना थोड़े टेंशन में थे, इसीलिए दे डिसलाइक्ड द ओनर्स बिफोर इवन बिफोर दे हैव सीन देम। Already we had one resident of the street who kept on complaining about us to our parents. इसका रीजन ये था कि उस स्ट्रीट पे ऑलरेडी एक और कोई रह रही थी फैमिली, और वो हमेशा जो राइटर हैं उनके पेरेंट्स से कंप्लेन करते रहते थे। क्या कंप्लेन करते थे? He complained that we played cricket on the pavement and if we were not playing cricket, he complained that we were making too much noise anyway. हर बच्चे की कहानी है ये तो, कि वो जो भी रेसिडेंट हैं, वो अंकल या जो भी मैन है, वो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं इनके पेरेंट्स से कि ये जो है पेवमेंट पे क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट इज पेवमेंट? जैसे सपोज यहाँ पर एक रोड है, ठीक है, ये रोड है, और रोड के इधर नहीं ऐसा एरिया होता है बना हुआ सीमेंटेड, जहाँ पे घर वर होते हैं, शॉप वगैरह होती है, तो जो ये एरिया होता है ना, इसको पेवमेंट कहता है, ठीक है। तो अक्सर ये देखा जाता था कि ये लोग क्रिकेट ना कहाँ खेलते थे, पेवमेंट पे, तो वो अंकल हमेशा जाके इनकी कंप्लेन कर देते थे इनके पेरेंट्स से कि क्रिकेट खेल रहे हैं, और जब ये क्रिकेट नहीं खेल रहे होते थे तो ये कंप्लेन कर देते थे कि ये बहुत तेज शोर मचाते हैं या बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हैं। One afternoon when I came back from school, Pal said is a man and a woman. She pretty, but he ugly like hell. तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि एक बार जब मैं स्कूल से वापस आ रहा था तो कोई पाल वाल हैं जिन्होंने उसको बताया कि भाई यहाँ पे रहने कौन आया है, एक मैन और वुमन आए, जो महिला है वो बहुत खूबसूरत है, बट जो मैन है वो बहुत ही ज़्यादा बदसूरत है। आई डिड नॉट सी मच, बट ये कुछ देख नहीं पाए आज तक कि कौन आया हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्कूल से आए थे। द फ्रंट गेट वॉज ओपन, और हुआ ये कि जो सामने का दरवाजा था वो खुला था, बट द विंडोज वर शट अगेन, अभी भी खिड़कियां बंद थी। आई हर्ड अ डॉग बार्किंग, वहां पे एक डॉग जो है वो भौंक रहा था, वो बार्क कर रहा था इन एन एंग्री मैनर, लाइक बहुत ज्यादा वो गुस्से में हो। One thing was settled pretty quickly. Whoever these people were, they would never be the sort of people to complain that we were making noise and disturbing their sleep. तो ये इतना शोर मचा रहे थे ना कि यहाँ पर ही जो राइटर है बोलते हैं कि डेफिनेटली एक चीज़ के लिए तो हमको मतलब ऐसे संतुष्टि थी कि अच्छे लोग आए, क्योंकि ये लोग खुद इतना शोर मचाते हैं कि ये लोग कभी हमारे पेरेंट्स को जाके कंप्लेन नहीं करेंगे कि आपके बच्चे बड़ा शोर शराबा करते हैं, क्योंकि खुद के घर से इतनी आवाज़ें आती है तो बच्चों को तो क्या ही बोलेंगे। अ लॉट ऑफ नॉइज केम फ्रॉम द हाउस दैट नाइट, उस रात जिस दिन ये लोग आए थे उस रात घर से बहुत तेज आवाजें आ रही थी। द रेडियो वॉज गोइंग एट फुल वॉल्यूम, रेडियो पूरी फुल वॉल्यूम पे बज रहा था, अंटिल मिडनाइट, वो भी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। व्हेन द रेडियो स्टेशन क्लोज्ड डाउन, जब रेडियो स्टेशन जो है बंद हो गया, यानी कि अब गाने वाने नहीं आएंगे, द डॉग वॉज बार्किंग एंड द मैन वॉज शाउटिंग, जो डॉग है वो बहुत तेज भौंक रहा था, और जो आदमी वहां पे रहने आया था वो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा था। आई डिड नॉट हियर द वुमन, बट जो लेडी है उसकी कोई आवाज नहीं आई। तो मन तो हो रहा है काश आगे भी कहानी दी होती, राइट, तो आप चाहें तो ढूंढ सकते हैं पूरी कहानी कहीं दी हो तो, बट अब इसके पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्लियर? ओके, चलो पहला क्वेश्चन। Nobody went into Miss Hilton's house because of her front. आपको कंप्लीट करना है, तो जो भी लाइन जहां दी हुई है उसको कंप्लीट करते जाएंगे, क्योंकि उनका फ्रंट डोर हमेशा बंद रहता था। Her house had only 2 colors, grey and green. The high iron fence did not let the boys get to the mangoes. है ना, मैंगोज तक नहीं पहुंच पा रहे थे। They never got it back if their dash fell into her courtyard. अगर उनकी क्रिकेट बॉल गिर गई तो क्रिकेट बॉल फेल। The boys were ready to dislike the, पहले से ही रेडी थे टू डिसलाइक व्हाट, द न्यू ओनर्स इवन बिफोर दे केम। वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज कंप्लेन्ड अबाउट देम, हमेशा कंप्लेन करते रहते थे इन बच्चों के बारे में। द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हिल्टन्स हाउस वर एक मैन एंड वुमन, सो अ मैन एंड अ वुमन। द मैन वॉज शाउटिंग, द डॉग वॉज बार्किंग ओनली, सिर्फ मैन बहुत तेज चिल्ला रहा था, डॉग वॉज बार्किंग ओनली, द वुमन वॉज नॉट हर्ट। है ना, तो बहुत ईजी है, याद ही हो गया, तो फटाफट से देख लो कि गेट वॉज ऑलवेज लॉक्ड, ग्रे एंड ग्रीन वर द 2 कलर्स, गेट द मैंगोज, मैंगोज तक पहुंचना मुश्किल था, क्रिकेट बॉल फेल, न्यू ओनर्स बिफोर दे केम, यानी उनको पहले ही नापसंद करने लगे थे, केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट अस टू आवर
पेरेंट्स। और लास्ट 2 क्या है, अ मैन एंड अ वुमन एंड द वुमन वाजंट हर्ट। इजी था, ओके चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पैसेज विच इज ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप ईयर्स वी एज चिल्ड्रन वर टॉट बोथ एट होम एंड स्कूल टू वर्शिप द फोटोज एंड आइडियल्स ऑफ द गॉड्स ऑफ आवर रिस्पेक्टिव रिलीजन। भाई बचपन से ही घर हो या स्कूल हो आपको यही बोला जाता है कि जो भी आपका रिलीजन है उससे रिस्पेक्टिव रिलेटेड जो भी भगवान जी हैं उनकी आपको फोटोज को और उनकी जो आइडल है मूर्तियां हैं उनको आपको वर्शिप करना चाहिए। When we grew a little older, we were to read holy books. जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जब आप पढ़ना सीख लेते हो तो फिर जो है आप बुक्स पढ़ते हैं, होली बुक्स, ठीक है, जैसे कि भागवत गीता, जैसे कि बाइबल, जैसे कि कुरान। We were told that there are a lot of life lessons to be learned from these holy books. और ऐसा कहा जाता था कि जिंदगी की कई ऐसे लेसन्स हैं जो आप इनसे पढ़ सकते हैं। और ये सच्चाई भी है कि आप इनमें से कोई भी ग्रंथ पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे जवाब मिलते हैं लाइफ से रिलेटेड। We were then introduced to stories from our mythologies which taught us about ethics and morality, what is good and what is bad. फिर धीरे धीरे जो हमारी माइथोलॉजी है ना, रामायण महाभारत जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ हमें बताया जाता है ताकि हम सीखें इससे कि क्या एथिकल है, क्या सही है, क्या गलत है। I also learned to be respectful towards my parents who made my life comfortable with their hard work and love and care. Also जो राइटर है वो कह रहे हैं कि धीरे धीरे फिर मैं इन सब से ये भी सीखा कि मुझे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वो अपनी मेहनत से, अपने प्यार से और हमारा ध्यान रखकर हमें बड़ा करते हैं। एंड माई टीचर्स हु गाइडेड मी टू बिकम अ गुड स्टूडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। और हमें टीचर्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि कैसे आप एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। Much later in life, I realized that though we learn much from our respective holy books, there is a lot to learn from our surroundings. बट धीरे धीरे फिर समझ आया राइटर को कि भले ही हम बहुत कुछ हमारी ये ग्रंथों से सीखते हैं बट बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो हम अपने पर्यावरण से सीखते हैं और वो क्या है उस पर वो बताएंगे। क्लियर? ओके चलिए पढ़ते हैं। This realization dawned upon me when I learned to inquire and explore. और ये चीज़ उनको तब समझ आई जब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसको एक्सप्लोर करने लगे। Everything around us, the sun, the moon, the stars, rain, rivers, stone, rocks, birds, plants and animals teach us many valuable life lessons. तो इनमें से कुछ भी हो, हमारा पूरा पर्यावरण, नेचर हमको बहुत कुछ सिखाता है। No wonder that besides the scriptures in many cultures nature is also worshipped. कई scriptures वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें कल्चर्स, कई कल्चर्स में लाइक जो भी आपका रिलीजन हो, कल्चर हो, कई जगहों पर नेचर को भी पूजा जाता है। द मैसेज दैट वी गेट इज टू सेव आवर एनवायरनमेंट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। और हमको यही मैसेज मिलता है कि हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और एक जो बैलेंस है उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। People are taught to live in harmony with nature and recognize that there is God in all aspects of nature. और लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप नेचर के साथ एक तालमेल बना के चलो। ऐसा नहीं आप पेड़ कट कर रहे हो, आप पोल्यूशन फैला रहे हो, क्योंकि आप ये गलत कर रहे हो। क्योंकि भगवान को अगर मानते हो तो भगवान तो हर चीज़ में है, तो आपको नेचर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नेचर इज अ ग्रेट टीचर। ऑल्सो नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो आपकी एक बहुत बड़ी टीचर होती है। जैसे अ रिवर नेवर स्टॉप्स फ्लोइंग, एक नदी कभी भी बहना बंद नहीं करती, नदी हमेशा फ्लो करती रहती है। ऐसा क्यों? If it finds an obstacle in its way in the form of a heavy rock, the river gets fights to remove it from its path or finds an alternative path to move ahead. अगर आपने कभी किसी नदी को बहते हुए देखा है तो आप क्या देखेंगे कि अगर एक बड़ा सा पत्थर या चट्टान भी बीच में आ जाएगा ना पानी के, तो पानी क्या करती है, इतने फोर्स से बहता है पानी कि वो पत्थर को हटा देता है या तो दूसरे रास्ते से जो है पानी चला जाता है, यानी वो रुकता नहीं है। उसी तरीके से हमको भी अपनी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए। दिस टीचर्स अस टू बी प्रोग्रेसिव इन लाइफ एंड कीप द फाइटिंग स्पिरिट अलाइव। ये हमको सिखाता है कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, साथ ही साथ नदी से ये सीखो कि आपको फाइट करना पड़ेगा विथ एनी ऑब्स्टिकल। जो भी रुकावट आती है आपको खुद फाइट करना पड़ेगा, गिव अप मत करो। क्लियर? ओके। Snakes are worshipped as they eat insects in the field that can hurt our crops, thus protecting the grains for us. Even कहीं कहीं पे जो snakes हैं, जो सांप हैं, उनकी भी पूजा की जाती है क्योंकि वो जितने भी insects होते हैं जो आपके क्रॉप को, ग्रेन्स को, अनाज को खराब कर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उससे बचाते हैं। In fact, whatever we worship is our helper and makes our lives easy for us. In fact, हम जो भी, जिसकी भी पूजा करते हैं वो सब हमारे जो हैं हेल्पर्स होते हैं, मददगार होते हैं एंड हमारी ज़िंदगी को ईजी बनाते हैं। There are many such examples in nature, but we are not ready to learn a lesson. So there are so many examples, but हम खुद ready नहीं होते कुछ lessons सीखने के लिए। Overcome with greed, we are destroying nature. As a result, we face natural disasters like droughts, floods, and landslides. But हम लालच से इतने ज़्यादा भर चुके हैं ना कि हम सिर्फ वही चीज़ करते हैं जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे, और उसका क्या होता है रिजल्ट? आपको बाढ़ और सूखा ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लैंडस्लाइड्स वगैरह, जिससे आप ही परेशान होते हो। We don't know that nature is angry with us. और इससे क्या हो रहा है ना, जो प्रकृति गुस्सा है ना वो अपना दिखा रही है, तो हमने ही उन्हें गुस्से में कर दिया है। Like we have brought the nature to a stage जहां पर वो इतने गुस्से में आ चुकी है।
However, it is never too late to learn, but ठीक है, आज से सीखना चालू करोगे तो अभी भी देरी नहीं हुई है. It's never too late. If we learn to respect nature, the quality of our life will improve. और जैसे जैसे हम प्रकृति की इज्जत करना सीखेंगे, हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी. तो बहुत ही बढ़िया पैसेज था. अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. What are we taught in our childhood and growing up years? कि आपको भगवान के जो भी पिक्चर्स और आइडियल्स हैं उन्हें वर्शिप करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर रिलीजन यू आर. In our childhood and growing up years, we are taught to worship the photos and ideals of gods of our respective religions and also read the holy books like the Bhagavad Gita, Bible and कुरान. तो आप चाहें तो चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप का जो चीज़ है वो शायद मिस कर दें, तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि चाइल्डहुड भी बताना है, ग्रोइंग अप ईयर्स भी बताना है, और दोनों लाइंस आपकी पैसेज में एज इट इज दी हुई है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स? क्योंकि पेरेंट्स मेहनत करके लव एंड केयर से हमको बड़ा करते हैं, टीचर्स हमें अच्छे स्टूडेंट और अच्छे सिटीजन बनाने में गाइड करते हैं. तो आपने वही जो लाइंस दी हुई हैं आपके पैसेज से वो लिख देनी है. इजी, तो आई शुड नॉट रीड देम आई गेस, बिकॉज मैं ऑलरेडी इसको समझा चुकी हूँ. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. व्हाट मैसेज डू वी गेट व्हेन वी वर्शिप नेचर? भैया नेचर से आपको सारे लेसन्स मिलते हैं. दैट इज वी गेट द मैसेज टू सेव आवर एनवायरमेंट एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है. साथ ही साथ पीपल आर टॉट टू लिव इन हार्मनी विद नेचर, कि भैया मिलजुल के रहो नेचर के साथ. साथ ही साथ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करके रखो एंड रिकग्नाइज दैट देयर इज गॉड इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, और प्रकृति के हर कण में भगवान जी हैं. तो ये मैसेज हमको मिलता है नेचर को वर्शिप करने से. इजी, ओके. हाउ डज अ रिवर फेस एन ऑब्स्टिकल दैट कम्स इन इट्स वे? या तो उसको फोर्स करके हटा देगा पत्थर को, या फिर अलग रास्ता ढूंढ लेती है नदी. तो वो जो लाइंस हैं वही आपको मेंशन करनी है कि फाइंड्स एन ऑब्स्टिकल इन द फॉर्म ऑफ हैवी रॉक, फाइट्स टू रिमूव इट, और फाइंड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ. इजी, ओके. नेक्स्ट आते हैं, आपको बताना है वर्ड जो पैराग्राफ 1 में गाइडेड की जगह दिया हुआ है, राइट. तो गाइडेड मतलब टीचर वाला वर्ड बोला है, टीचर गाइड्स यू. सो आंसर्ड, एडवाइस, फॉट, पॉलिश. तो एडवाइस होता है गाइड करना कि बेटा ऐसे ऐसे करो. दैट इज व्हाट इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट है एक्सप्लोर. एक्सप्लोर यानी किसी चीज को खोजना. ठीक है, सो सर्च, फ्रीक्वेंट, डिस्क्राइब, रिक्वेस्ट. ऑब्वियसली सर्च यानी आपने लिखा है कि जैसे धीरे धीरे फिर मैं एक्सप्लोर करने लगा डिफरेंट चीजें. वैल्यूएबल यानी कि कोई चीज जो बहुत कीमती है. सो प्रॉपर, डिजायरेबल, अवेलेबल, यूजफुल. ऑब्वियसली यूजफुल, क्योंकि दैट इज ओनली व्हाट इज कीमती. नेक्स्ट हार्मनी यानी कि मिलजुल कर, एक बैलेंस. सो ब्यूटी, खूबसूरती, फ्रेंडशिप, डिस्कम्फर्ट, ऑनेस्टी. भाई मिलजुल कर रहोगे तो क्या होगा, दोस्ती होगी. सो हार्मनी यानी नेचर से फ्रेंडशिप या दोस्ती करके रखो. नेक्स्ट आ जाते हैं एक इंटरेस्टिंग से पैसेज पे जहां आप घूमने चलेंगे जम्मू और कश्मीर. तो पढ़ते हैं. सो टूरिस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर हैव अनदर अट्रैक्शन. जम्मू कश्मीर में अगर आप कभी घूमने जाएं तो यहां जरूर जाइएगा, और वो क्या है, अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस ऑन दल लेक इन श्रीनगर. श्रीनगर, वाओ, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस. वहां पर है एक दल लेक. दल लेक पे वहां पर एक फ्लोट करता हुआ पोस्ट ऑफिस है. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. द फर्स्ट इन द कंट्री, पूरी इंडिया में वो पहला है, लाइक द फर्स्ट इन द कंट्री, जहां पर आप ऐसा फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देख सकते हो. फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दल लेक, क्लेम टू बी द ओनली वन सच पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इज बिल्ड ऑन एन इंट्रिकेटली कार्व्ड मरून हाउस बोट fastened on the western edge of the dal lake. तो ये जो है अकेला ऐसा पाया जाता है पूरी दुनिया में जिसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है. कहाँ बनाया गया है, एक हाउस बोट में. ठीक है, जहां आप रह सकते हो. एंड इट इज फास्टेंड, उसको बहुत टाइटली बनाया गया है वेस्टर्न एज पे ऑफ द दल लेक. This post office lets you avail of all the regular postal services available in the country while being afloat. भैया तैरते हुए आपको कोई भी पोस्टल सर्विस चाहिए जो आप बाकी पोस्ट ऑफिस में जाते हो, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाती है. The seal used on everything posted from floating post office is unique. अगर आप वहाँ जाके कुछ पोस्ट करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ की सील लगेगी. वो सील बड़ी यूनिक है. पता है क्यों? क्योंकि उस सील पे along with the date and address it bears the design of a boatman rowing a शिखर on the Dal Lake. क्योंकि उस सील पे सिर्फ डेट और एड्रेस ही नहीं होता, साथ ही साथ जो भी बोटमैन वहां पर चला रहा होता है ना वो बोट, उसका फोटो भी उस सील पे होता है, तो आपको उसका इम्प्रिंट मिल जाएगा. द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोस्ट ऑफिस इज दैट लेटर्स पोस्टेड फ्रॉम हेयर कैरी अ स्पेशल डिजाइन व्हिच हैज द पिक्चरस सीनरी ऑफ दल लेक एंड श्रीनगर सिटी. तो अगर आप यहाँ से कुछ भी पोस्ट करते हो ना, तो यहाँ का जो लेटर है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि प्लेन पेपर नहीं है वो, बल्कि उस पर एक बहुत ही प्यारी दल लेक की सीनरी और श्रीनगर की जो खूबसूरती है वो बनी हुई है. These pictures reach wherever these letters are posted to and hence promote Kashmir as a tourist destination across the world. तो जहाँ पे भी लेटर जाएगा ना वहाँ पे फोटोज जाएंगे. फोटोज जाएंगे तो क्या होता है, कश्मीर की एक पब्लिसिटी होती है कि भैया लोगों को पता चलता है कि हाँ जम्मू कश्मीर इतना खूबसूरत है, और फिर लोग घूमने जाते हैं. तो ये टूरिस्ट का प्रमोशन करने के लिए, मतलब ये घूमने का प्रमोशन करने के लिए बहुत हेल्पफुल है.
दिस इज एक्चुअली अ हेरिटेज पोस्ट ऑफिस दैट हैज एग्जिस्टेड सिंस ब्रिटिश टाइम्स, बहुत पुराने टाइम से, ब्रिटिशर्स थे जब से, तब से ये पोस्ट ऑफिस है, तो ये एक हेरिटेज साइट हो गया, यानी मेरी हिस्ट्री को बताने वाला हो गया। इट वॉज कॉल्ड नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस बिफोर 2011, 2011 के पहले इसका नाम क्या था, जनरल नॉलेज है, पढ़ लीजिए, नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस। बट देन द चीफ पोस्ट मास्टर जॉन सेम्यूल रीनेम्ड एज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, फिर उसके बाद जो चीफ पोस्ट मास्टर थे जॉन सेम्यूल, उन्होंने इसका नाम बदल के फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस रख दिया। The post office houseboat has two small rooms, यहाँ पर दो छोटे छोटे कमरे हैं। One serves as the office, एक जो ऑफिस की तरह काम करता है जहाँ से आप पोस्ट वगैरह करेंगे, and other a small museum that traces the philatelic history of the state postal department। और एक म्यूजियम की तरह बना हुआ है जहां पर जो भी फिलैटेलिक यानी पोस्टेज स्टैम्प से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में सारी चीजें वहां पर आपको मिल जाएंगी। इट हैज अ शॉप दैट सेल्स पोस्टेज स्टैम्प्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, वहां पे एक दुकान भी बनी हुई है जहां जाके आप ये सारी चीजें खरीद सकते हो। लाइक अगर आपको वहां का कोई भी चीज लेकर जाना है जो आप अपने घर पे रख सके एज अ सोवीनियर, सो यू कैन टेक इट। क्लियर? बट फॉर द लोकल्स फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज मोर देन एन ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन। बट वहां पे जो लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ पोस्ट ऑफिस को यही नहीं मानते कि वो बहुत खूबसूरत है, तो मतलब एक अच्छी चीज हमारे यहाँ, नहीं, उससे भी कई ज्यादा उनके लिए बड़ी चीज है ये। और क्यों? Rupees 1 to 2 crore is deposited per month in floating post office by communities living in around the Dal Lake. दल लेक के आसपास या वहां पर जो भी लोग रहते हैं, कम्युनिटीज जो हैं, मिलजुल कर हर महीने 1 से 2 करोड़ रुपए वहां पर जमा करते हैं। The lake has several islets that are home to more than 50,000 people. इस लेक पे बहुत छोटे छोटे आइलेट्स बने हुए हैं जहां पर कम से कम 50,000 से ज्यादा लोग रहते हैं। क्लियर? ओके। The greatest fear is the recurrence of 2014 like floods in which the houseboat had gone for a toss uncontrollably pushed by the flood. बस यहाँ पे बस एक चीज का खतरा रहता है कि जब बाढ़ आती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे 2014 में बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई थी वहां पर, जिससे पूरी नाव इधर उधर हो गई थी, लाइक जो पोस्ट ऑफिस है इधर उधर हो गया था। रेस्क्यू टीम्स हैड टू एंकर इट यूजिंग स्पेशल मैकेनिज्म इन अ नियर बाय हाईलैंड। और फिर जो रेस्क्यू टीम थी जो बचा रहे थे उनको फाइनली इसको एंकर करना पड़ा, सपोर्ट करना पड़ा एक स्पेशल तरीके से, सो दैट ये कभी ऐसा कुछ फेस ना करे। देन इट वॉज ब्रॉट बैक ऑन दल आफ्टर द वाटर रिसीडेड। फिर जब पानी चले गया ना तो वहां पर अच्छे से उसको कर दिया था फिट। जैसे ही फ्लड्स वगैरह चले गए फिर उसको वापस उसी पोजीशन पे ले आए। द बिगेस्ट बून इज दैट एट नो टाइम ऑफ द ईयर डू यू नीड अ फैन इन द पोस्ट ऑफिस। बून का क्या मतलब होता है? एडवांटेज। और बेन का क्या मतलब होता है? डिसएडवांटेज। तो सबसे बेस्ट एडवांटेज इस जगह का ये है कि आप कभी भी चले जाओ इस पोस्ट ऑफिस में, आपको पंखे की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स टू कोल्ड, इट्स लाइक बीचों बीच लेक के, तो आपको बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी। इजी? ओके, चलो इंटरेस्टिंग सा था, क्वेश्चंस देख लो। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन श्रीनगर? तो आप बता दीजिए दल लेक वाला जो पॉइंट है, एज इट इज पैसेज से द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट इज बिल्ड ऑन इंट्रिकेटली कार्व्ड मरून हाउस बोट विच इज फास्टेड ऑन द वेस्टर्न एज ऑफ द दल लेक इन श्रीनगर। तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। What is special about the seal used? तो भाई सील में डेट, एड्रेस और जो मैन द रोइंग द बोट उसका फोटो होता है। सो लेट्स राइट दैट कि भैया इट बेयर्स द डिजाइन ऑफ अ बोटमैन रोइंग अ शिखा along with the date and address. Easy? Okay. How is the post office helpful in promoting tourism? तो भैया इसमें लेटर के साथ साथ पिक्चर्स दी जाती हैं, तो जहां भी लेटर जाएगा वहां पर जम्मू कश्मीर के, श्रीनगर के खूबसूरत पिक्चर्स होंगे, तो लोग वहां पर फिर घूमने आएंगे। सो ये होता है एक प्रमोशन करने का तरीका। सो द लेटर्स पोस्टेड जो है कैरी द पिक्चर सीनरी, वही वाला पूरा आपको अक्रॉस द वर्ल्ड तक एज इट इज कॉपी पेस्ट करना है। देखो जो चीज आपको पैसेज से एज इट इज लिखनी है उसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने आपको पैसेज समझा दिया, ऐसे आपको इतना फटाफट समझना है ना, ये होती रीडिंग हैबिट, ताकि आप पढ़ो और समझ जाओ और सीधे सीधे क्वेश्चन का आंसर पहुंच जाओ। क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रीनेम्ड द पोस्ट ऑफिस एज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? जो चीफ पोस्ट मास्टर है वो उनका नाम और ये पूरा पोजीशन लिख देना, जॉन सैम्यूल, और क्या नाम दिया? फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। क्लियर? ओके। What are the two rooms of post office used for? एक ऑफिस के लिए और एक म्यूजियम के लिए। तो लिख दीजिए वन ऑफ द रूम्स जो है वो ऑफिस है, अदर एक स्मॉल म्यूजियम जहां पे ये सारी चीजें मिलती हैं। इजी? ओके। हाउ इज द पोस्ट ऑफिस बेनिफिशियल टू द लोकल्स? क्योंकि वहां पर वो 1 से 2 करोड़ रुपए जो है वो कर देते हैं। सो कम्युनिटीज लिविंग इन एंड अराउंड कैन डिपॉजिट एंड सेव देयर मनी इन द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस, इट हेल्प्स देम एज अ बैंक। तो 1 से 2 करोड़ रुपए की सेविंग हो जाती है वहां पर, मतलब इतना हर एक इंसान की नहीं, मिलजुल कर, तो इतना लोग सेव करते हैं वहां पर हर महीने, लाइक इतना डिपॉजिट करते हैं, तो डेफिनेटली इट्स रिलायबल और एक बैंक का काम करता है उनके लिए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट।
What is the greatest fear that the post office has? कि वो जो floods ना आ जाएं 2014 में जैसे आए थे, that is the fear. So the greatest fear that the post office face is the recurrence of floods in the lake. Clear? Okay. Next है how is the post office a big boon to the people? तो भैया जो as it is last line है वो लिख दीजिए कि the biggest boon is that at no time of the year you need a fan in this post office. Clear? Okay, चलिए next. Find the word from the passage which means the same as attraction. तो पैराग्राफ 5 में जाके आपको attraction का वर्ड ढूंढना है भाई. हमारे पास ऑप्शंस तो है नहीं तो हमको सीधे जाना पड़ेगा. लेट्स गो टू पैराग्राफ 5. ओके. बट फॉर द लोकल्स फ्लोटिंग इज मोर देन ऑब्जेक्ट ऑफ फैसिनेशन. फैसिनेशन का मतलब होता है आकर्षण. ठीक है, दैट इज व्हाट इज अट्रैक्शन. सो फैसिनेशन इज गोइंग टू बी द आंसर. वेयर आर वी? ओके, इट केम. तो आंसर जाएगा फैसिनेशन. इजी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next passage. It is an indisputable fact that the world has gone too far with the innovation of new technologies such as mobile phones, the internet and so on, due to which people are able to tour the cosmos virtually sitting at one place using their smart devices or other technological gadgets. So ये एक बिना झगड़े का फैक्ट है, लेकिन आप झगड़ा नहीं कर सकते इस पे. इंडिस्प्यूटेबल फैक्ट है कि दुनिया जो है वो इनोवेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज के टर्म पे यानी नई नई टेक्नोलॉजी के टर्म में बहुत आगे बढ़ चुका है. जैसे कि मोबाइल फोन आ गया, इंटरनेट आ गया, बहुत बड़ी बात है. तो लोग जो हैं अपने घर पे बैठ के वर्चुअली यानी कि रियल जाके नहीं, ऐसे स्क्रीन पे पूरा यूनिवर्स देख सकते हैं अपने अपने फोन पर. थ्रू मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इज oftentimes hurried and short, it can still provide common internet features like alerts, weather data, email, search engines, instant messages, game and music downloading. तो भले ही मोबाइल इंटरनेट एक्सेस इतना भी नहीं होता, लाइक अभी की बात नहीं हो रही है, बहुत पहले की बात हो रही है, फिर भी आपको जो भी चीज़ों का अलर्ट चाहिए, वेदर के बारे में जानना है, ईमेल, गूगल सर्च इंजन, जो भी चीज़ें थी तब, इंस्टेंट मैसेजेस चाहिए आपको तो कभी कभी मैसेज आ जाए, गेम खेलना, म्यूजिक डाउनलोड करना, ये सब आप कर सकते हो. ड्यू टू द ईजी एक्सेस ऑफ स्मार्टफोन्स कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट. फोन ईजिली मिल गया है तो आप लोगों से बातचीत बहुत जल्दी कर सकते हैं. पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वंस विदाउट स्पेंडिंग हैफ्टी सम्स ऑफ मनी. हैफ्टी मतलब बहुत ज़्यादा पैसा. तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भी किए बिना लोग जो हैं वो अपने पूरी दुनिया में जहाँ पे भी रिलेटिव्स हैं लोग हैं उनसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. एडल्ट्स आर ऑलवेज फॉन्ड ऑफ सच गैजेट्स एंड दे ऑलवेज वेलकम एंड अडॉप्ट सच न्यू टेक्नोलॉजी रेडली. और जो एडल्ट्स होते हैं ना, लाइक टीनेजर्स से थोड़े ऊपर, बुढ़े से थोड़े छोटे, तो वो जो लोग होते हैं वो हमेशा एक्साइटेड होते हैं न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू गैजेट्स के लिए, और जैसे ही गैजेट्स आते हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं. Further, young people have been able to broaden their minds and improve their skills by doing research on the internet. Definitely जो young लोग हैं वो अपना दिमाग, अपना ज्ञान और अच्छा enhance कर रहे हैं क्योंकि वो जो चीज़ें हैं उन्हें इंटरनेट पे पढ़ रहे हैं. For instance, they use smartphones to look up any new word they come across. जैसे आपने कोई नया वर्ड देखा, कहाँ जाओगे? गूगल पे जाओगे देखने. As we know that most of the universities have online teaching provision and smartphones assist the students to complete their assignments on time. कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन ही पढ़ाती हैं तो बच्चों को जल्दी जल्दी का असाइनमेंट करने में अपने फ़ोन पे मदद मिल जाती है. The mobile phone has been a life saver for a lot of people in case of an emergency. कोई emergency आ जाए तो फ़ोन तो होना ही चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा सेवियर है वो. Likewise, use of smartphones can be a vital importance in preventing crimes in the society by providing information to security forces in time. Even जो स्मार्टफोन्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन प्रिवेंटिंग क्राइम्स. सोसाइटी में क्राइम ना हो वो प्रिवेंट करते हैं क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप सिक्योरिटी फोर्स को तभी दे सकते हो तो क्राइम होने से बच जाएगा. Nonetheless, for the young, the use of mobile phones can be like an addiction and they can misuse it. इतनी तारीफ है उसके बावजूद आप ये चीज़ नहीं हाइड कर सकते हो या डिनाई कर सकते हो कि लोगों के लिए ये एडिक्शन भी बन गया है बच्चों के लिए और वो उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं. Young people are also prone to getting involved in undesirable activities on internet. और जो चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए बच्चे जो हैं वो भी कर सकते हैं on the phone. Clear? Okay. This might have adverse effect on their academic performance. और इससे बच्चों की पढ़ाई पे भी फर्क पड़ सकता है. Therefore, young people should always be monitored and made aware of its bad outcomes. इसीलिए बच्चों पे हमेशा नज़र रखनी चाहिए कि वो फ़ोन का कैसा उपयोग कर रहे हैं ताकि कुछ गलत आउटकम ना मिले. Also, a major contributor to its popularity is the availability of prepaid or pay-as-you-go services from a phone shop or an online store. आप कोई ऑनलाइन स्टोर से या फ़ोन पे जाकर कोई भी प्रीपेड की सर्विस ले सकते हो तो ये भी एक बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिसकी वजह से फ़ोन इतने फेमस हो गए. This allows subscribers to load text or airtime credits to their handsets by the use of their credit cards, debit cards or buying or prepaid card from the network they subscribe to. आप सीधे सीधे जाके जो सिम कार्ड लेते हो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो आप सब्सक्राइब लेकर
कर सकते नहीं हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, यूट्यूब का कर सकते हो गया। सो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और उससे फिर आप जितना मर्जी चाहें बात कीजिए, मैसेजेस कीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस प्लान ऑल्सो डजंट कमिट अ पर्टिकुलर कस्टमर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। आप इस प्लान से कोई कॉन्ट्रैक्ट के अधीन नहीं हो जाते हो, बल्कि जो पे किया आपको उतने टाइम का वो मिल जाएगा, जो भी डेटा है। इफ प्रीपेड कार्ड इज नॉट दैट अपीलिंग टू यू, देन यू कैन ऑप्ट टू सब्सक्राइब यूजिंग द पे बाय मंथ प्लान। इवन आप पोस्ट पेड ले सकते हो कि भाई जितना मैं महीने में यूज करूंगा उतना बाद में पेमेंट कर दूंगा, अगर प्रीपेड में इंटरेस्टेड नहीं हो तो। देख रहे हो कितने सारे फायदे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ आर स्मार्टफोन्स हेल्पफुल इन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन को बड़ा इजी कर दिया है स्मार्टफोन्स ने, तो वही लाइन आप लिख दीजिए। स्मार्टफोन्स मेक आर कम्युनिकेशन वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट। ड्यू टू देम पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेज ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वंस विदाउट स्पेंडिंग hefty sums ऑफ मनी। यानी वही पैसेज की लाइन आपको कॉपी पेस्ट करनी है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल फोन्स फॉर द यंग जनरेशन। क्या क्या बेनिफिट्स हैं भाई, हमने देखा कि अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल हेल्प द यंग जनरेशन ब्रॉडन देयर माइंड्स एंड इंप्रूव देयर स्किल्स बाय डूइंग रिसर्च कर करके वो और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाउ कैन मोबाइल फोन्स बी कंसिडर्ड लाइफ सेवर। लाइफ सेवर कैसे हो सकता है फोन कि भाई इमरजेंसी हो अगर, तो वहां पर जाके आप सीधे मेंशन कर दो, सिक्योरिटी वालों को इन्फॉर्म कर दो तो आपको पता चल जाएगा। तो देख लीजिए आंसर इसका। इन द केस ऑफ एन इमरजेंसी स्मार्टफोन्स कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। इफ एनी क्राइम ऑकर्स इन सोसाइटी, वन कैन इमीडिएटली इन्फॉर्म द सिक्योरिटी फोर्सेज विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन्स एंड कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम ऑकरिंग। क्लियर? ओके। मेंशन एनी टू डीमेरिट्स। अभी दो नुकसान बताने मोबाइल फोन के, तो एडिक्शन हो जाता है और गलत यूज हो सकता है। तो फटाफट से लिख देते हैं कि यंग वेस्ट टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, दे समटाइम्स मिसयूज देम, दे आर प्रोन टू गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज ऑन द इंटरनेट, बिसाइड्स मोबाइल फोन्स एडवर्सली अफेक्ट देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। दो बेनिफिट्स बोले हैं, लिख दो डिमेरिट्स, बेनिफिट्स नहीं डीमेरिट्स यानी डिसएडवांटेजेस, कि भाई दे कैन गेट एडिक्टेड टू इट, ठीक है, एंड दे आर प्रोन टू गेट इन्वॉल्व्ड इन अनडिजायरेबल एक्टिविटीज। बस ये दो लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, हाउ इज अ प्रीपेड कार्ड यूजफुल टू मोबाइल फोन यूजर्स। तो भैया प्रीपेड जाके ले लो, फिर जितना यूज करना है, जो प्लान है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होता तो आप यूज कर सकते हो। सो प्रीपेड कार्ड अलाउज सब्सक्राइबर्स टू लोड टैक्स क्रेडिट्स टू their handsets by the use of their credit card, debit card or buying a prepaid card from the network they subscribe to। तो सब कुछ ऑलरेडी उनके फोन में आ जाता है। एंड ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट वाली बात भी लिख दोगे तो उतना कोई वर्ड लिमिट नहीं टूट जाएगा। सो ऑल्सो यू कैन राइट दैट। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, इन पैरा 1 सिनोनिम ऑफ इनोवेशन इज। तो भैया इनोवेशन का आपको पैराग्राफ 1 से वर्ड ढूंढना है। अगर आपको सीधे सीधे आंसर मिल जाता है तो उसके साथ ही चले जाओ। सो इनोवेशन इज कुछ नया ढूंढना। सो प्रोडक्शन, सिंसियरिटी, इन्वेंशन, प्रिवेंशन। अरे इन्वेंशन तो ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आंसर जो है वो सीधे इन्वेंशन देख लो। हाँ, अगर एक से ज्यादा वर्ड होता तो फिर देखो पैराग्राफ में क्या दिया है। क्लियर? ओके। चलो नेक्स्ट, मोबाइल इंटरनेट कैन प्रोवाइड एक्सेस टू। मोबाइल इंटरनेट से क्या मिल सकता है, तो जितनी लिस्ट नहीं मिली थी हमको उसमें देखते हैं। टेलीग्राम, ईमेल्स, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी। भैया टेलीग्राम स्कूल यूनिवर्सिटी नहीं मिलता है, हमको ईमेल करने का मिलता है। सो यस, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ग्रोन अप शुड डैश द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बाय द यंग पीपल। ग्रोन अप जो है शुड रिजेक्ट, शुड क्रिटिसाइज, शुड मॉनिटर, शुड एक्सेप्ट। भैया मॉनिटर, उनको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कैसे यूज कर रहे हैं। क्लियर? ओके। मीनिंग ऑफ द वर्ड एडवर्स इन पैराग्राफ 4 इज। एडवर्स का मतलब क्या होता है, बहुत ही घातक, लाइक बहुत बुरी सिचुएशन। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, एडमायरेबल, अनगाइडेड। तो बुरी है तो नेगेटिव है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इजी, तो बड़े ही आसान से प्रश्न है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वन कैन ऑप्ट फॉर डैश प्लान इफ यू प्रीपेड डजंट सूट। तो प्रीपेड नहीं चाहिए तो मंथ के एंड वाला प्लान, सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3 मंथली। इजी? ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पैसेज पे, विच इज ऑफ 2019। Few guessed that this quiet parentless girl growing up in New York City would one day become the first lady of the US। भैया कुछ लोगों ने पहले अनुमान लगा दिया था कि ये ऐसे बनेंगी। Even fewer thought she would become an author, a lecturer, a woman much admired and loved by people throughout the world। Even कुछ लोगों को लगता था कि एक लेक्चरर बन सकती हैं, ये एक ऐसी वुमन बनेंगी जो लोग जो है बहुत एडमायर करेंगे और पसंद करेंगे। Born Anna Eleanor Roosevelt in 1884 to wealthy but troubled parents who both died while she was young, Roosevelt was cared for by her grandmother and sent to school in England। तो बात हो रही है एना इलिनोर रूजवेल्ट की, जिनका जन्म 1884 में एक बहुत ही पैसे वाली फैमिली बट बहुत परेशान पेरेंट्स के पास हुआ, जिनकी डेथ हो गई थी जब ये बहुत छोटी थी। फिर इनकी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने इनका ध्यान रखा, इनको पाला पोसा और उसके बाद फिर इनको इंग्लैंड में स्कूल में भेजा।
इन 1905 शी मैरिड हर डिस्टेंट कजिन, अपनी बहुत दूर के कजिन से उनकी शादी हुई, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। शी एंड हर हस्बैंड हैड 6 चिल्ड्रन, और इनके 6 बच्चे थे। ऑल्दो दे वर वेल्दी, सब पैसे वाले थे ये लोग, ऑब्वियसली पहले भी पैसे वाले, शादी भी ऑब्वियसली पैसे वाले घर में हुई होगी, तो पैसे वाले थे ये। सो हर लाइफ वॉज नॉट ईजी, फिर भी लाइफ ईजी नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ पैसे से लाइफ ईजी नहीं होती है। एंड शी सफर्ड सेवरल पर्सनल ट्रेजेडीज, क्योंकि पर्सनल फ्रंट पे उन्होंने बहुत कुछ लॉस देखा। हर सेकेंड सन डाइड व्हेन ही वाज अ बेबी, इनका जो दूसरा बेटा था उसकी डेथ हो गई जब वो छोटा था, तभी वो चला गया। इन 1921 हर स्ट्रॉन्ग एथलेटिक हस्बैंड वाज स्ट्रिकन विद पोलियो विच लेफ्ट हिम फिजिकली डिसेबल्ड फॉर लाइफ। और इनके जो हस्बैंड थे वो बहुत अच्छे एक एथलीट थे, पर उनको भी पोलियो की वजह से पैरालिसिस या फिर कहना चाहिए डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ा। इन विच ईयर 1921, तो अपने बेटे को खो दिया, 1921 में अपने हस्बैंड को डिसेबल्ड देखा। Eleanor Roosevelt was a remarkable woman who had great intelligence and tremendous strength of character. ये बहुत इंटेलिजेंट थी, साथ ही साथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। She never let things get her down, और कभी भी अपनी परिस्थिति से वो झुकी नहीं, वो कभी भी परेशान इतना नहीं होती थी कि वो गिव अप कर दें। She nursed her husband back to good health and encouraged him to remain in politics. वाह, तो उन्होंने अपने हस्बैंड का ध्यान रखा, पूरा जो नर्स का काम होता पूरा किया, ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। वो ठीक भी हो गए, और उनको एनकरेज करती रही कि आप पॉलिटिक्स में रहें। She then helped him to become governor of New York, और उनकी अपनी वाइफ के मोटिवेशन और मदद से वो फिर न्यूयॉर्क के गवर्नर बने। एंड इन 1933 प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, और फिर यूएस के प्रेसिडेंट भी बने। While her husband was president, जब उनके हस्बैंड प्रेसिडेंट थे, she took a great interest in all the affairs of the country, तो वो भी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। She became her husband's legs and eyes. She visited prisons and hospitals. She went down into mines, up scaffoldings and into फैक्ट्रीज। तो वो हर चीज़ का सपोर्ट कर रही हैं। वो अपने हस्बैंड के पैर आंखें सब बन चुकी थी, यानी जहाँ उनके हस्बैंड जाएं वहाँ पे वो जाती थी। शी विजिटेड प्रिजन्स, वो जाके जेल प्रिजन वगैरह जो है विजिट करती थी, जो कि एक प्रेसिडेंट करता है। वो हॉस्पिटल्स जाके देखती थी सब ठीक है कि नहीं। वो माइंस में जो खदान होती वहाँ जाके भी सारी चीज़ें देखती थी। अब स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जब घर बन रहा होता है, आपने देखा है कि एक पूरा लोहे का पूरा खड़ा कर देते हैं, जिसपे खड़े होकर जो भी लेबरर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो वो जो पूरी आउटर बाउंड्री नहीं बनती, उसे हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। एंड इनटू फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज वगैरह में भी जाती थी। रूजवेल्ट वाज टायरलेस एंड डेयरिंग, बिल्कुल भी थकती नहीं थी वो, और बहुत डेयरिंग थी, बहुत करेज था उनमें। ड्यूरिंग द डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री ब्रिंगिंग गुडविल, रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पीपल विदाउट फूड एंड जॉब्स। डेफिनेटली जब वो डिप्रेशन में थी, ड्यूरिंग डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री ब्रिंगिंग गुडविल, तो पूरी दुनिया में वो ट्रैवल करती थी ताकि एक अच्छा सपोर्ट मिले हर जगह से। रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पीपल विदाउट फूड एंड जॉब्स, और जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास जॉब्स नहीं है, उन सबको वो मदद करती थी कि नहीं, आपको जॉब्स भी मिलेंगी, खाना भी मिलेगा। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II शी विजिटेड अमेरिकन सोल्जर्स इन कैंप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। द US हैड नेवर नोन अ फर्स्ट लेडी लाइक हर। डेफिनेटली वो हर जगह वर्ल्ड वॉर II के टाइम पे वो हर एक कैंप में गई सारे सोल्जर्स से मिलने, साथ ही साथ US ने कभी भी ऐसी लेडी तो नहीं देखी थी, यानी शी वॉज द बेस्ट। Roosevelt also kept in touch with the American people through a daily newspaper column called My Day. She broadcast on the radio and delivered lectures, all first of a lady. Definitely वो न्यूज़पेपर में My Day के नाम से हर एक चीज़ देती थी, मेंशन करती थी, तो डेली वो लोगों के टच में थी, ठीक है। साथ ही साथ वो रेडियो पे भी लेक्चर्स वगैरह देती थी। तो दिस इज हाउ उनके बारे में कहानी है। इजी, ओके, चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। हाउ वॉज एलिनोर रूजवेल्ट्स पर्सनैलिटी इन कॉन्ट्रास्ट टू वॉट शी बिकेम, तो वो उनकी पर्सनैलिटी और जो वो बनी उसमें क्या डिफरेंस है देख लेते हैं। सो एलिनोर रूजवेल्ट वॉज वेरी क्वाइट एंड पेरेंटलेस इन हर ग्रोइंग अप ईयर्स, बहुत शांत रहती थी और पापा मम्मी थे नहीं, उनके बचपन में ही गुजर गए। लेटर शी बिकेम द फर्स्ट लेडी ऑफ द US, एन ऑथर, लेक्चर एंड अ वुमन हु वाज लव्ड एंड एडमायर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड। और फिर वो ऐसी बन गई जहाँ पर बहुत बोलना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक लेडी बनना होता है। सो दिस इज हाउ हर बचपन वॉज एंड दिस इज हाउ वॉट शी बिकेम। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट। Apart from being the first lady, what else did she have to her credit? So apart from being the first lady, she was an author, lecturer and woman much admired by people. Clear? Okay. What challenges did she face in her personal life but remain unfaced? यानी कुछ भी हो गया वो डट के रही, बिल्कुल सामना किया उन्होंने। बहुत challenges हैं उनके, वो हम सब बता देते हैं। She faced many challenges. Her second son died when he was a baby. Her husband was affected by polio which left him physically disabled for life. तो ये दो personal उनके losses थे। Eleanor was a strong woman who helped her husband become the president of America. How? तो उन्होंने कैसे मदद किया? तो उन्होंने पूरा नर्सिंग किया, उनका ध्यान रखा, एनकरेज किया पॉलिटिक्स में रहने के लिए। So Roosevelt nursed her husband back to good health and encouraged him to be in politics. She helped him become the governor of New York and then the president of the US in 1933. Clear? Okay.
What does the statement she became her husband's legs and eyes means? तो भैया अब उनके हस्बैंड के लिए मतलब वही जाती थी हर चीज़ें, तो उनके पैर यूज हो रहे हैं और वही सारी चीज़ें देखती थी और उनके हस्बैंड को मदद करती थी. So she became her husband's legs and eyes means she visited prisons, hospitals, went into mines and factories on his behalf to help him in his job. यानी वो जाते बट बेचारे डिसेबल्ड हैं तो उनकी जगह वो जाती थी सारी चीज़ें देखने. So that is why वो उनकी पैर और उनकी आंखें बन चुकी थी. Easy? Okay. What was her special contribution during the depression? डिप्रेशन के टाइम पे उनका क्या, डिप्रेशन इन द सेंस जब वो डिप्रेशन में नहीं, मतलब जब डिप्रेशन आ गया, वर्ल्ड वॉर सेकेंड आया, बहुत प्रॉब्लम्स आई, खाना नहीं है, जॉब्स नहीं है उस वक्त. सो ड्यूरिंग द डिप्रेशन शी ट्रैवल्ड ऑल ओवर द कंट्री ब्रिंगिंग गुडविल, रीअश्योरेंस एंड हेल्प टू पीपल विदाउट फूड एंड जॉब्स. तो वहां पर वो हर जगह गई, लोगों से एक तरीके से बातचीत की और जो भी कंट्रीज हेल्प कर सकती थी उधर से हेल्प लाई ताकि लोगों की मदद हो सके. तो ये बहुत बड़ी बात है. क्लियर? ओके. How did she motivate soldiers during World War II? तो वो जाती थी उनके कैंप्स में. This is how she motivated. She visited American soldiers in camps all over the world. So this is how she went there and motivated them. Clear? Okay. What did she do for the first time for a first lady? तो वो My Day और रेडियो वाली जो बात है लास्ट की वो आपको लिखनी है. So she kept in touch with American people through a daily newspaper column called My Day. She broadcast on radio and delivered lectures, all first for a first lady. Clear? All right. What side of her personality is reflected in this passage? तो आप क्या बोल सकते हो उनके बारे में कि वो कैसी हैं? So her intelligence and tremendous strength of character is reflected in the passage. इसको भी सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके पैसेज में दिया हुआ है. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट आ जाते हैं आपके नेक्स्ट पैसेज पे. मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ रही हूँ? क्योंकि अब एग्जाम टाइम है और ऐसे ही आपको रीडिंग अपनी हैबिट जो है वो इन्हांस करनी है, इंप्रूव करनी है कि हाँ मुझे ऐसे पढ़ के समझते चलना है. ठीक है, तो इसे हम उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट, overpowering prey is a challenge for creatures that do not have limbs. Some species like Russell's viper inject poison. तो एक प्रे पे ओवरपावरिंग प्रे जो है वो एक टर्म है. ये एक चैलेंज है क्रीचर्स का जिनके पास लिम्स यानी पैर हाथ नहीं होते हैं. जैसे सांप के हाथ पैर नहीं होते ना, वैसे जैसे कि रसल वाइपर जो है, जो एक स्नेक है, वो पॉइजन इंजेक्ट करता है अपने आप को बचाने के लिए. Some others opt for an alternative non-chemical method. Rat snakes, for instance, catch and push their prey against the ground. और कई लोग केमिकल वाला मेथड पॉइजन वाला यूज ना करके कुछ और यूज करते हैं. जैसे कि जो रैट स्नेक्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो अपने प्रे को कैच करके धक्का पुश देते हैं, लाइक बहुत फोर्स लगाते हैं ग्राउंड के अगेंस्ट, यानी कि धक्का देते हैं जमीन के अगेंस्ट. पाइथन क्या करते हैं, यूज देयर मसल पार्ट टू क्रश देयर प्रे टू डेथ. वो अपनी मसल्स की पूरा पार लगाते हैं ताकि उनका प्रे मर जाए. बट स्नेक्स कांट बी नीटली डिवाइडेड इनटू पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस. आप सांप को ऐसा नहीं बोल सकते ये पॉइजनस है, ये नॉन पॉइजनस है. ऐसा क्यों? इवन स्पीशीज लिस्टेड एज नॉन पॉइजनस आरंट कंप्लीटली फ्री ऑफ पॉइजन. क्योंकि आपने अगर बोला कि नॉन पॉइजनस है तो भी ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें पॉइजन होता ही नहीं है, ये गलत है. जैसे कॉमन सैंड बोआ एक स्नेक है जिसे हम कहते हैं कि वो नॉन पॉइजनस है, बट वो है क्या, प्रोड्यूसेस सीक्रेशंस पर्टिकुलरली पॉइजन्स टू बर्ड्स. बट वो कुछ ऐसा सीक्रेशन निकालता है, लिक्विड निकालता है जो कि बर्ड्स के लिए पॉइजन होता है. सो द स्पीशीज डजंट टेक एनी चांस, इट क्रशेस इट्स प्रे एंड इंजेक्ट्स पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप. तो वो कोई चांस नहीं लेता. जब भी कोई भी पकड़ता है प्रे, उस पर इंजेक्शन नहीं, अपना पॉइजन इंजेक्ट कर देता है. तो ऑब्वियसली ये भी क्या हुआ, पॉइजनस ही हुआ, बट हम उसको रखते नॉन पॉइजनस में. Do vipers need poison powerful enough to kill hundreds of rats with just one drop? After all, they eat only 1 or 2 at a time. तो वाइपर्स जो होते हैं ना, उनका जो पॉइजन है वो इतना पावरफुल इनफ है कि वो 100 कम से कम रैट्स जो है मार सकता है विद जस्ट 1 ड्रॉप. और बल्कि वो खाता कितना है, 1 या 2 ही खाता है एक वक्त में. इतना स्ट्रॉन्ग पॉइजन होता है. While hunting, animals try their worst to kill most efficiently. Their prey use any trick to avoid becoming a meal, such as developing immunity to poison. अभी एनिमल्स जैसे कर रहे हैं चीजें कि वो मार सके, तो वैसे ही जो शिकार है वो भी बचने के लिए बहुत कुछ करता है. जैसे कि वो पॉइजन से धीरे धीरे इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं, तो जैसे ही उनको पॉइजन आएगा भी तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा. फॉर इंस्टेंस, कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स आर रेजिस्टेंट टू नॉर्दर्न पैसिफिक रैटल स्नेक पॉइजन. तो भैया जो नॉर्दर्न पैसिफिक रैटल स्नेक है, अगर वो रैट में अपना पॉइजन इंजेक्ट करेगा तो रैट को कुछ नहीं होगा. कौन से रैट को? कैलिफोर्नियन ग्राउंड स्क्विरल्स. सॉरी, रैट नहीं, स्क्विरल्स, गिलहरियों को, क्योंकि वो गिलहरी क्या है, इम्यून है. Competition with prey is not the only thing driving snakes to evolve more and more deadly poison. Snakes also struggle to avoid becoming prey themselves. So competition जो है प्रे के साथ, शिकार के साथ, सिर्फ यही एक चीज नहीं है जो स्नेक्स जो है धीरे धीरे इवॉल्व कर रहे हैं मोर एंड मोर डेडली पॉइजन, यानी उनका पॉइजन दिन ब दिन घातक होता जा रहा है. बल्कि स्नेक्स ऑल्सो स्ट्रगल टू अवॉइड बिकमिंग प्रे देमसेल्व्स, क्योंकि उनको खुद भी किसी और जानवर का शिकार नहीं बनना, तो वो अपने पॉइजन से उन पे हमला कर सके, इसलिए उनका पॉइजन और अच्छा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है.
Some snake killers have partial immunity to poison. Famously, mongooses are highly resistant to cobra poison and with their speed and agility kill snakes fearlessly. It would be the death of cobras as a species if they didn't evolve a more deadly poison to stop mongooses. तो कुछ snake killers जो है उनमें कुछ partial immunity होती है, यानी थोड़ी बहुत immunity होती है to poison, यानी जहर के खिलाफ थोड़ी बहुत immunity होती है. Famously, mongooses जैसे मंगूस जो होते हैं are highly resistant to cobra poison. कोबरा का poison अगर आएगा तो मंगूस को कुछ नहीं होगा. And with their speed and agility kill snakes fearlessly. और इसीलिए मंगूस हमेशा जीत जाता है. एक तो पॉइजन से फर्क नहीं पड़ता, ऊपर से वो इतने स्पीड होती है उनमें, इतना एजाइल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं कि वो स्नेक्स को खुद मार देते हैं. इट वुड बी द डेथ ऑफ कोबराज एज अ स्पीशीज इफ दे डिडंट इवॉल्व अ मोर डेडली पॉइजन टू स्टॉप मंगूसेस. बट कोबरा की पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो जाएगी अगर धीरे धीरे वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइजन मंगूस के खिलाफ इवॉल्व नहीं करेंगे. Poison has another important role, और इस जहर का एक और important role है. It's an extreme meat softener. Specific enzymes break up the insides of the prey. Normally, a reptile depends on the sun's warm rays to aid डाइजेशन. तो भैया जो स्नेक का पॉइजन या कोई भी पॉइजन होता है वो जो भी वो शिकार कर रहे हैं ना उसके मीट को, मांस को सॉफ्ट करने में मदद करते हैं ताकि इनको डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए. साथ ही साथ कुछ कुछ रेप्टाइल्स जो हैं वो जो सन रेज हैं, धूप की किरणें, उस पर डिपेंड करते हैं अपने डाइजेशन के लिए. बट आई वंडर इफ वी कैन नॉट यूज वेनम इन आर फ्लेवर. और यही सोच रहे हैं राइटर कि क्या हम वेनम या पॉइजन को अपने फ्लेवर में यूज कर सकते हैं. इन रिमोट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ कुछ रिमोट एरियाज जो होते हैं, लोकल हॉस्पिटैलिटी ऑफन इन्वॉल्व्स लेदर टफ मीट. आई च्यू एंड च्यू अंटिल माई जॉज एक. इफ आई स्पिट इट आउट और रिफ्यूज, आवर होस्ट वुड बी ऑफेंडेड. आई swallow like a python stuffing a deer down its throat and hope I don't choke if only I had poison. तो पॉइजन जैसे मीट वगैरह सॉफ्ट करने में मदद करता है. तो यहाँ राइटर बोल रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी जगह जहाँ पे मैं जब जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे वो ऐसा मीट देते हैं जो ना लेदर जैसा सख्त होता है. तो मैं उसको चबाता रहता हूँ, मेरे पूरे जबड़े दुखने लगते हैं, जॉज दुखने लगते हैं, बट वो नहीं होता है सॉफ्ट. फिर मैं उसको खा तो थूक तो सकता नहीं हूँ. अगर स्पिट इट आउट कर दूंगा तो वहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे कि यार इसने खाना थूक दिया. तो फिर मैं उसको निगल लेता हूँ. वैसे ही जैसे कि एक पाइथन जो है पूरा का पूरा डियर जो है वो स्वैलो कर लेता है. और हाँ, मैं होप करता हूँ कि मैं चोक ना कर जाऊँ, फंस ना जाए, मर ना जाऊं मैं. बट यस, उनमें पॉइजन नहीं है जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर पाए, बट जैसे कि स्नेक करता है और ऐसे मजाक में वो अपना पैसेज एंड करता है. क्लियर? ओके. पहला क्वेश्चन है, रसल वाइपर एंड रैट स्नेक हैव डिफरेंट मेथड्स टू अटैक. हाउ? तो भैया तो दोनों मेथड्स बताए हैं, उसको एज इट इज लिख दीजिए पैसेज से. रसल वाइपर इंजेक्ट्स पॉइजन वेयरएज रेटल स्नेक्स कैच एंड पुश देयर प्रे अगेंस्ट द ग्राउंड. क्लियर? ओके. हाउ डज सैंड बोआ किल इट्स प्रे? सैंड बोआ क्या करता है भाई? सैंड बोआ प्रोड्यूसेस सीक्रीशंस, ऐसे सीक्रीशंस निकालता है, पर्टिकुलरली पॉइजनस टू बर्ड्स. इट क्रशेज इट्स प्रे, पूरी तरीके से दबा देता है, एंड इंजेक्ट्स पॉइजन एज एन एक्स्ट्रा स्टेप. और फिर पॉइजन भी डाल देता है. भैया चांस नहीं लेना है कि मरा ही नहीं मेरा शिकार, मेरे को तो चुपचाप उसको मार देना है. सो दिस इज हाउ ही किल्स द प्रे. There is a constant tussle between the hunting animal and its prey. Why? Definitely एक चलता रहता है उनके बीच में कि क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को. सो द हंटिंग एनिमल्स ट्राई देयर वर्स्ट टू किल देयर प्रे मोस्ट एफिशिएंटली, बट दे प्रे यूज एनी ट्रिक टू अवॉइड बिकमिंग अ मील. तो दोनों ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो शिकार को पकड़ के मारने के लिए और शिकार खुद को शिकारी से बचाने के लिए. सो दिस इज द टसल. क्लियर? ओके. व्हाट मेक्स मंगूज अ स्नेक प्रेडेटर? क्योंकि मंगूस जो है वो पॉइजन के खिलाफ रेजिस्टेंट है तो वो खुद मार देते हैं, एंड ऑल्सो स्पीड है और एजिलिटी है. सो मंगूसेस आर हाईली रेजिस्टेंट टू कोबरा पॉइजन. विद देयर स्पीड एंड एजिलिटी दे किल स्नेक्स fearlessly, मेकिंग देम अ गुड स्नेक प्रेडेटर. इजी? ओके. What difficulty does the writer face when he's entered in the remote parts of India? तो लास्ट का जो कॉमेडी पार्ट है मीट वाला, वही आप यहाँ लिख दीजिए कि when entertained in the remote parts of India, the writer finds it's difficult to chew leather tough meat, which he swallows down his or her throat like a python. क्लियर? हिज और हर क्यों लिखा? क्योंकि हमको नहीं पता है कि वो राइटर जो है लड़के हैं कि लड़की हैं. क्लियर? ओके. नेक्स्ट है, ओवर पारिंग डैश इज अ चैलेंज फॉर क्रीचर्स दैट डू नॉट हैव लिम्स. पहले दिया हुआ है ओवर पारिंग प्रे. प्रे कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 4 में, आपकी पहली ही लाइन है. क्लियर? पॉइजन ब्लैंक्स मीट. मीट को क्या करता है? पॉइजन सॉफ्ट करता है. सो इनहांसेस टेस्ट, हार्डन, सॉफ्टन्स, ब्रेक्स डाउन. तो सॉफ्टन्स इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, कैलिफोर्नियन स्क्विरल्स आर ब्लैंक रैटल स्नेक पॉइजन रेजिस्टेंट है ना. सो अफ्रेड ऑफ, हेल्पलेस अगेंस्ट, रेजिस्टेंट टू, इंडिफरेंट टू, रेजिस्टेंट टू, बचे हुए हैं, इम्यून है. अनादर का पैराग्राफ 1 में क्या चाहिए आपको? फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन द सेम एज एनी टू. कोई भी 2 करने हैं पैराग्राफ में. अनादर जैसा मिलने वाला कौन सा वर्ड है वो लिखना है. लिक्विड सब्सटेंस का पैराग्राफ 2 में कौन सा है और पर्टिकुलर का कौन सा है. तो आप पैराग्राफ्स देखेंगे, आपको ये वर्ड्स मिल जाएंगे. अनादर के लिए दिया है ऑल्टरनेटिव, लिक्विड सब्सटेंस के लिए दिया है सीक्रीशंस और पर्टिकुलर के लिए दिया है स्पेसिफिक. इजी? ओके. नेक्स्ट आते हैं आपके 2020 के पैसेज पे.
Caged behind thick glass, the most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. तो caged behind thick glass सबसे famous dancer जो है, मतलब ऐसे cage का बना हुआ है, like पिंजरे बंद कर दिया हो जैसे, वो आप can easily be missed in National Museum, Delhi. The dancing girl of Mohenjo-daro is that rare artifact that even school children are familiar with. ऐसा artifact बना हुआ है वो, जो कि मोहनजोदारो के टाइम की डांसर है, ठीक है, डांसिंग गर्ल, जो बच्चों को भी पता है. Our school textbooks also communicate the wealth of our 5000 year heritage of art. और आर्ट जो है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, ऐसे तो है नहीं अभी डांस सीखा हम लोगों ने या पेंटिंग सीखी है, बहुत खूबसूरत ये कला जो है पहले से चलती आ रही है, अराउंड 5000 पहले से. You have to be alert to her existence there amid terracotta animals to rediscover this bronze image. तो वहां पर इतने सारे एनिमल्स के सब लगे हुए म्यूजियम में कि वहां पर आपको ये चीज भी देखनी होगी कि एक ब्रॉन्ज की इमेज बनी हुई है, दैट इज ऑफ द गर्ल. मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स और स्केचेस. हमने ज्यादातर उसको एक फोटोग्राफ या स्केच में देखा है डांस करते हुए. देयरफॉर द इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर इज मैग्निफाइड अ मिलियन टाइम्स ओवर. तो अगर आप एक्चुअली वो चीज देखोगे ना, तो आप लाइक एक्चुअली देख रहे हो वो, तो वो बहुत ही मिलियन टाइम्स बेटर एक इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा. वन डिस्कवर्स दैट द डांसिंग गर्ल हैज नो फीट. आपको क्या दिखेगा ना कि वो जो डांसिंग गर्ल है उसके पैर नहीं है, हैज नो फीट. शी इज स्मॉल, वो छोटी है, अ लिटिल ओवर 10 सेंटीमीटर टॉल, 10 सेंटीमीटर के करीबन छोटी है वो. द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन पाम, जितना हमारे हाथ की हथेली का साइज होता है ना, उतनी साइज की वो डांसर है. बट शी सरप्राइजेस आर विद द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज. बट येस, उसका जो आर्ट है दैट इज समथिंग विच सरप्राइजेस एवरीबडी. A series of bangles of shell or ivory or thin metal clothe her left upper arm all the way down to her fingers. तो भैया ऐसे बैंगल्स जो हैं शेल के बने हुए, आइवरी के बने हुए, थिन मेटल के बने हुए आपको देखने को मिलते हैं. A necklace with 3 pendants bunched together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display an almost modern art. तो आपको सब कुछ दिखेगा राइट हैंड के ऊपर, रिस्ट के ऊपर जो है, एल्बो के ऊपर ऐसे चूड़ियां नहीं पहनते वैसा आपको दिखेगा. आपको नेकलेस दिखेगा जिसमें 3 लॉकेट्स पेंडेंट्स हैं. She speaks of the undaunted ever hopeful human spirit, जो हमेशा से ही एक बिना डरी हुई जो एक स्पिरिट होती है ना, ह्यूमन स्पिरिट, और एक एवर होपफुल, हमेशा जो उम्मीद बनाए रखती है, वैसी स्पिरिट की बात करती है. शी रिमाइंड्स अस दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम्स इन आवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट अ वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस, टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेस वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन. और इसीलिए वो हमको मोटिवेट करती है, रिमाइंड करती है कि हमें म्यूजियम जाके देखना चाहिए, ताकि हम वहाँ पर सारी चीज़ें देखें, आर्ट देखें, और हम ऐसी चीज़ को देखें जो दैट इज समथिंग विच इज़ ब्यूटिफुल, और हम उससे अकेले बात कर रहे हैं ऐसा फीलिंग आता है. क्लियर? ओके. सो पहला क्वेश्चन है द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू, पहले देख लिया आपने, मोहनजोदारो. सो दिस इज गोइंग टू बी दी आंसर. In the museum she is kept among dancing figures, bronze statues, terracotta animals, books. So terracotta animals. Next, which information is not given in the passage? इनमें से क्या है जो नहीं बताया? The girl is caged behind glass, सबसे पहले बता दिया. She is a rare artifact, ये भी बता दिया है. School books communicate the wealth of our heritage, ये भी बताया है. She cannot be rediscovered as she is bronze, नहीं, cannot be नहीं, she can be rediscovered. So option number 4. Great art has power because, एक अच्छे आर्ट में ताकत होती है. क्यों? इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम. इट इज स्मॉल एंड कैन बी अंडरस्टूड. इट इज सीन इन पिक्चर्स एंड स्केचेस. इट इज मैग्निफाइड अ मिलियन टाइम्स. सो येस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर जो 1 है कि हमको धीरे धीरे अपीलिंग लगता है वो, दैट इज समथिंग जो हम देख सकते हैं. सो ग्रेट आर्ट हैज पावर बिकॉज इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम. आपको ये चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं, फटाफट चले आते हैं सब में. सो यहाँ हम देखते हैं cage behind famous dancer, rare artifact, even school children. Most of us seen her in photographs. Impact of actually holding is magnified. Dancing girl has no feet with the power of, ठीक है, ये सब कुछ तो नहीं दिया. Series of bangles, a few bangles, speaks of undaunted, reminds her it is an important impact. ये रहा. Experience the impact that a work of art leaves on our senses, to find among all the riches one particular vision that it speaks to us alone. तो भैया it is very appealing, that's why ये क्या हो जाएगा आपका, किधर गया, इट हैज पार. ठीक है, तो आपको बस ये चीज देखनी है कि कहां पर कौन सी लाइन गिवन है. सो दिस पर्टिकुलर थिंग कि वो अपीलिंग क्यों है, वो फर्स्ट में दिया हुआ है. डन. नेक्स्ट है द ज्वेलरी शी वेयर्स कंसिस्ट ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल और आइवरी और थिन मेटल ओनली. नहीं, सिर्फ इतना नहीं है, ज्वेलरी, बैंगल्स, नेकलेस और भी चीजें बताई हुई हैं. ठीक है, तो ये ओनली की वजह से गलत है. इज अ नेकलेस विद 2 पेंडेंट्स? नहीं, 3 पेंडेंट्स, तो ये भी गलत है. बोथ आर करेक्ट, नीदर इज करेक्ट. सो आंसर जो है वो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि दोनों के दोनों गलत हैं. क्लियर? ओके. She reminds us of the never say die attitude of humans, why museums in our country are exciting, why she will make us come into money of dancing figures. Obviously she reminds us of कि भैया म्यूजियम में क्यों जाना चाहिए, जो कि आपके पैसेज में डायरेक्टली गिवन है. डन. ओके, चलिए.
द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमंग इन पैराग्राफ 1 इज, पैराग्राफ 1 में आपको अमंग का कौन सा वाला दिया हुआ है, तो अमिड्स दिया हुआ है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, अमिड। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है द साइज ऑफ डांसिंग गर्ल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ह्यूमन पाम, ट्रू की फॉल्स? बिल्कुल ट्रू, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो आंसर इज ये सच है। डन? ओके। अब जाते हैं हम नेक्स्ट पैसेज पे। एज द फैमिली फाइनली सेट्स ऑफ फ्रॉम होम आफ्टर मेनी आर्ग्यूमेंट्स, देयर इज अ मोमेंट ऑफ लल एज द कार टेक्स ऑफ। All right, so where are we going for dinner now? Ask the one at the driving wheel. What follows is a chaos as multiple voices make us many suggestions. So क्या दिया हुआ है कि जैसे ही फाइनली जो फैमिली है वो जाती है कहीं पे, तो वहां पे प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ जाना चाहिए डिनर के लिए, और कौन पूछ रहा है? जो ड्राइवर है, जो ड्राइविंग व्हील पे। तो यहाँ सब लोग अपने अपने जो है सजेशंस दे रहे हैं, तो बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। बाय द टाइम ऑर्डर इज रिस्टोर्ड एंड द डिसीजन इज डिराइव्ड एट, टेम्पर्स हैव रिजन, फीलिंग्स इंजर्ड एंड देयर इज एटलीस्ट वन पर्सन ग्रम्बलिंग। तो डेफिनेटली जब तक ऑर्डर आए कि हाँ ठीक है कहाँ लेना है, तो लोगों का टेम्पर बढ़ गया है कि हाँ हमको नहीं है, हमको यहाँ जाना है, एवरीथिंग। सो बहुत ज्यादा लोगों को दुख हो रहा है, एंड देन पीपल, देयर इज वन पर्सन जो ग्रम्बल कर रहा है, लाइक बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा रहा है। 20 years ago you would step out of home, the decision of meal and venue already made with no arguments. 20 साल पहले क्या होता था, घर पे ही सब कुछ डिस्कस हो जाता था और सब कुछ डिसाइड हो जाता था, खाना क्या खाना और जाना कहाँ पे, सब कुछ। एंड एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू द मील विद इक्वल एंथुजियाज्म, और सबके सब खुश होते थे कि हाँ भाई सब डिसाइड हो गया, बिल्कुल झगड़ा वगड़ा नहीं होता था जैसे आज के टाइम होता है। द डिसीजन वॉज मेड बाय द हेड ऑफ द फैमिली, कौन करता था डिसाइड? भैया जो हेड होते थे, ज्यादातर तब के टाइम पे फादर्स या चलो मम्मी जो होती हैं वो डिसाइड कर लेती थी, एंड द अदर्स फेल इन लाइन, और सब उनके पीछे पीछे हाँ बोलते थे। टुडे एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली हैज अ से इन एवरी डिसीजन व्हिच आल्सो प्रमोट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। बट आज के टाइम पे सबको मौका दिया जाता है अपना डिसीजन सुनाने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, जिससे प्रूफ होता है कि एक साथ रहना और बॉन्डिंग वगैरह क्या होता है। We empower our kids to take their own decisions from a very early age. We ask them the cuisine they prefer, the movie they want to see, the holiday they wish to go and the subjects they wish to study. और डेफिनेटली हम अपने बच्चों को ये चीज़ करने के लिए एम्पावर करते हैं, आगे भरोसा देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं कि भाई हम उनसे पूछते हैं तुम्हें क्या खाना पसंद है, तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है, हम कहाँ छुट्टियों पे चले, तुम्हें सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने हैं, सब कुछ हम उन्हें मौका देते हैं, और करना भी चाहिए, अपनी मर्जी थोपनी नहीं चाहिए। इट्स अ क्लोजली कनेक्टेड वर्ल्ड आउट देयर वेयर चिल्ड्रन कंसल्ट एंड गाइड ईच अदर। डेफिनेटली यही होता है कि भैया एक साथ मिलजुल कर सब चीज़ें होती हैं, और पेरेंट्स वेल मीनिंग एडवाइस कैन साउंड लाइक नथिंग मोर देन अननेसेसरी प्रीचिंग। और डेफिनेटली अगर बच्चे को पेरेंट्स जो हैं वो एक अच्छी एडवाइस भी देंगे ना, तो ऐसा लगता है कि हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप ऐसा भाषण दे रहे हो, ऐसा लगता है पेरेंट्स की जो एडवाइस होती है वो भी। How then do we reach our children through all the conflicting views and make the voice of reason be heard? Children today question choices and prefer to go with the flow. तो हम कैसे बच्चों को समझाएं कि भाई जो हम बात बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर एक चॉइस पे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए, और वो फ्लो के साथ जाना पसंद करते हैं। What then is the best path to take? तो फिर सही रास्ता क्या है जो चुनना चाहिए? I would say the most important thing one can do is to listen. सबसे बेस्ट चीज़ है हमें सुननी चाहिए दूसरे की बात। Listen to your children and their silences. बच्चों की बातें और बच्चे जो नहीं कह रहे हैं वो भी सुनने की, समझने की कोशिश कर। Ensure that you keep some time aside for them. Insist that they share their stories with you. और पेरेंट्स को यही एडवाइस दे रहे हैं कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उन्हें इंसिस्ट करें ताकि वो अपनी जो भी स्टोरीज हैं उनको शेयर कर पाएं। स्टेप इनटू देयर वर्ल्ड, अब उनकी दुनिया में आपको कदम रखना चाहिए टू अंडरस्टैंड देम। इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लिकेटेड एज इट साउंड्स, और ये इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना ये सुनाई देता है। जस्ट अ डेली हाफ एन आवर ऑफ क्वालिटी टाइम, बस यही है कि आधे घंटे का क्वालिटी टाइम स्पेंड करो डेली, दे टाइम वुड डू द ट्रिक। और इस तरीके से क्या होगा ना, धीरे धीरे फिर वो ये जो ट्रिक है वो काम करेगी, और बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं भी बता रहे तो आप समझ जाओगे। क्लियर? ओके, चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ अलाउइंग एवरी फैमिली मेंबर टू बी अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसको 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है? तो चलिए आंसर देखते हैं। सो वन एडवांटेज क्या है कि बॉन्डिंग और टुगेदरनेस होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि आप एक झगड़ा, गुस्सा, ये सब जो है देख पाते हैं। सो वन एडवांटेज इज दैट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रमोट्स अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस एंड बॉन्डिंग। डिसएडवांटेज इज दैट इट समटाइम्स क्रिएट्स ग्रम्बलिंग एंड कॉन्फ्लिक्शन, ठीक है? ऑल राइट, ओके। कॉन्फ्लिक्शन मतलब एक तरीके से डिसएग्रीमेंट। In today's world, what are parents asking their kids? सब कुछ. So you have to mention, in today's world, parents empower their kids to take their own decisions from a very early age. They ask them the cuisine they prefer, the movie they want to see, the holiday they wish to go on, and the subjects they wish to study. सब कुछ जो दिया हुआ है आपके पैराग्राफ में वो. Which two pieces of advice does the writer give to the parents? कि भैया टाइम स्पेंड करो उनके साथ ही साथ उनकी जो भी स्टोरीज वगैरह उनको इंसिस्ट करो कि आपके साथ शेयर करें. So the two pieces are listen to your children and their silences. Yes, ये बहुत अच्छी एडवाइस है कि अपने बच्चों की बात सुने और उनकी जो नहीं बोल रहे वो भी सुने. Spend your time with your children and insist them to share their stories with you. तो ये दो एडवाइजेस हैं जो यहाँ पर ऑथर दे रहा है.
द पैसेज सपोर्ट्स द पेरेंट्स, हाउ फार डू यू अग्री विद द ऑथर्स व्यू, सपोर्ट योर व्यू विद अ रीजन। भैया ऑथर जो है वो पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तो आपको प्रूफ करना है। तो पेरेंट्स जो पहले थे वो अपना खुद डिसीजन ले लेते थे, बच्चों को कुछ नहीं होता था ऐसा वो मानते थे, तो उन्होंने बात बोली है, तो वो डेफिनेटली पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मैं ये लिखूंगी कि हाँ ये सही है, क्योंकि मेरे पास रीजन है। आपके पास रीजन हो तभी लिखना कि नहीं सही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो तभी आपको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है बच्चे हो और बच्चे गलत डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे लिख सकते हो, यस आई अग्री दैट दिस पैसेज सपोर्ट्स द पेरेंट्स बिकॉज द राइटर हैज सपोर्टेड द फैक्ट दैट 20 years back the decision was made by the head of the family and it promotes a sense of togetherness and bonding, right? But I agree with this view as children do not possess the ability to take their own decisions properly. Clear? Okay, चलिए नेक्स्ट है हर्ट का सिनोनिम बताना है आपको, यानी कि सेम मीनिंग वर्ड। तो पैराग्राफ 2 में आपको एक वर्ड दिया हुआ है इंजर्ड, फीलिंग्स आर इंजर्ड, तो ये हर्ट वाला है। ठीक है, दूसरा बोला है कि भाई कौन सा वर्ड है विच मीन्स अ स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग, तो क्विजीन, गॉर्मेट, गैस्ट्रिक, साइंस, तो क्विजीन दिया हुआ है, राइट, तो दैट इज ओनली द राइट वन कि कौन सा टाइप का खाना पसंद है। और अग्रीएबल का एंटोनिम चाहिए, व्हाट इज एंटोनिम, एंटी वर्ड, ऑपोजिट मीनिंग। तो पैराग्राफ 5 में ऐसा वर्ड जो डिसअग्रीएबल बता रहा है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, कॉन्फ्लिक्टेड। क्लियर? एंटोनिम ऑफ सिंपल एज गिवन इन पैराग्राफ 6, सिंपल मतलब आसान, और उसका उल्टा क्या होगा, कॉम्प्लिकेटेड। तो सीधे सीधे डिफिकल्ट मत लगा दो, 6 में जाना, पैराग्राफ 6 में, वहां कॉम्प्लिकेटेड दिया है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। डन, ऑल राइट। सो विद दिस हमने कर लिया है अपना रीडिंग सेक्शन भी डन। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया, आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। सो या विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, बट इन द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू मीट वेरी वेरी सून विद द नेक्स्ट राइटिंग सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।